हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड कैसे मॉर्निंग हो सर। आप लोग? कैसे हो आप लोग? सब ठीक? यस सर। यस सर। गुड आप गुड। कैसे हो? बस ऑल गुड। आप लोग के साथ ही हैं। थैंक यू। एक आध मिनट तो और फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो क्या चल गया? ओके। तो सोनू, आपका हाथ रेज है। आप गलती से कर रखे हो या फिर कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो पूछ ले सकते हो आप। चलो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सेशन हम हिंदी में ही करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इंग्लिश भी यूज करेंगे, हिंदी भी यूज करेंगे। तो आई थिंक आप लोग कंफर्टेबल हो गए। अगर कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है? जहाँ भी कुछ लगे कि नहीं समझ आ रहा, जस्ट लेट मी नो। तो मैं चीज़ों को ऑन ट्रैक ला सकूँ। आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज कोर एसडीएन हम पढ़ने वाले हैं। कल तो चलो हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में पढ़े कि एसडीएन के थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, एंड देन एसडीएन के बारे में थोड़ा समझे। बट आज हम चीज़ों को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे। कुछ कंपोनेंट, क्यों एसडी बनाया, क्या इसके पीछे लॉजिक है, तो ये सारी चीज़ों को हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो एज यूजल आप लोग को अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप लोग पूछ सकते हो बेझिझक, राइट? तो बस एक मिनट और दो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सॉरी। सो गुड मॉर्निंग ऑल, राइट? सो अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेशन, दैट इज डे वन सेशन फॉर द एसडी वैन, ठीक है? और इसमें हम आज एक्सप्लोर करेंगे कि हमें एसडी वैन की जरूरत ही क्यों पड़ी, राइट? सो हम आज एसडी वैन के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेगेसी वैन में हमारा ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसको एसडी वैन ने दूर किया, राइट? और इसकी वजह से आज मार्केट में एसडी वैन की इतनी डिमांड है, राइट? और एसडी वैन इंजीनियर की भी डिमांड है। तो ये सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी चीजें थी लेगेसी वैन में, और जो नॉर्मल एसडी वैन उसको बेसिकली रिप्लेस करते जा रहा है क्योंकि उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम थी, राइट? तो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस चीज को समझने से पहले, बेनिफिट तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, एसडी वैन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, ये राउटर आप लोग देख रहे हो ना, ये एक राउटर है। ये राउटर का जो मॉडल है, आई एम श्योर कि आपने देखा होगा, इस पे लिखा हुआ है 7604। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्को का राउटर्स होते हैं। जैसे आपने सिस्को का राउटर सुना होगा, ये 1900 का भी हो सकता था, 1400 का भी हो सकता था, राइट? ये 900 सीरीज का भी हो सकता था, ये 4000 सीरीज का भी हो सकता था, ये 3000 सीरीज का भी हो सकता था, 1000 सीरीज का भी हो सकता था, और 9 के सीरीज का तक भी चल ही रहा है। तो ये मतलब अगर स्टार्ट करो लोअर से तो बहुत छोटे छोटे राउटर से बड़े बड़े राउटर हो सकते थे और अभी भी हैं मार्केट में, राइट? इसी तरह से स्विच की जब बात करते हो, सिस्को स्विच की, तो ये भी बहुत छोटे छोटे स्विच से स्टार्ट होकर ये आपका आजकल के बहुत बड़े बड़े स्विच हैं। जैसे 3750 की बात करते हैं, 2900 की बात करते हैं, 3650 की बात करते हैं, 3850 की बात करते हैं, फिर 9 के नेक्सस, ये सारे स्विच हैं जो आपको अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक, एक तरीके से स्विच और राउटर, आप लोगों को डाउट नहीं है कि क्या होता है? अगर मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश करूँ आप लोग को, क्योंकि विजुअलाइजेशन भी बड़ा जरूरी है हमें बीच बीच में। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ स्विच एंड राउटर। तो स्विच राउटर के अगर डायग्राम देखोगे तो आपको बहुत सारे, मैं मोर स्पेसिफिक करता हूँ, स्विच एंड राउटर, तो आपको बहुत सारे देखो। ये क्या है आपका? ये आपका राउटर है। देखो कैसे केबल कनेक्ट होते हैं, क्या होते हैं। तो आप लोगों को दिमाग में एक पिक्चर जरूर बननी चाहिए। ये भी क्या है? स्विच है। स्विच और राउटर को कैसे हम इजीली पहचान सकें? देखो, सबसे आसान तरीका होता है स्विच और राउटर को इजीली पहचानने के लिए। जो मेरा स्विच होता है, कमलेश जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? आई थिंक आपका माइक म्यूट पे नहीं है, कुछ नॉइज आ रहा है, तो आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है? जब क्वेश्चन होगा तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, या आप चैट पे भी लिख ओके सकते हैं। सर। ओके। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग।
तो बात ये होती है कि राउटर और स्विच को हम कैसे पहचानेंगे। अगर मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल हूँ और मेरे को राउटर और स्विच को पहचानना है, एक राउटर आपको दे दिया जाए, एक स्विच दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि इसको पहचान इस राउटर कौन सा स्विच है, तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, आपको देखना है कि कौन से डिवाइस सबसे ज्यादा। अगर आपको ढेर सारे पोर्ट दिख जाए, समझ जाना है कि वो स्विच है। ठीक है, बहुत सारे पोर्ट आपको दिख जाएंगे तो समझ जाना स्विच है। अगर कम पोर्ट दिखे, वो समझ जाना राउटर है। अगर दो डिवाइस है तो सिर्फ राउटर। फायरवॉल भी है तो फिर आपके लिए उसके अलग लेवल की थोड़ी सी देखनी पड़ेगी चीजें। लेकिन स्विच राउटर की जहां बात है, तो स्विच में हमेशा ज्यादा पोर्ट होता है और राउटर में बहुत ही कम होंगे, 6 होंगे। कुछ कार्ड्स लगे हो सकते हैं, 6 7 भी मिल सकते हैं, बट कम होता है। बट आपको इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जो नॉर्मली हमारा स्विच एंड राउटर होते थे, ये भी स्विच है एक तरह से देखो। तो इस स्विच भी आपको दो तरीके के स्विच आते हैं, जो लेयर 3 स्विच भी हो सकते हैं, लेयर 2 स्विच भी हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्विच मेरा लेयर 3 है, कौन सा स्विच मेरा लेयर 2 है, राइट। सो इसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। अब बात आती है कि जब हमने स्विच को आइडेंटिफाई कर लिया तो इनसे एसडीएन से लेना देना क्या है, क्यों मैं बता रहा हूँ। ये बड़ा जरूरी है समझना है, क्योंकि लेना देना है इनका। इनका बिना लेने देने से हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो इनका लेना देना आपस में है, तो आप लोग को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो धीरेन्द्र जी आप अनम्यूट म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, धीरेन्द्र जी। मैं म्यूट कर देता हूँ। ठीक है। तो जो स्विच और राउटर का क्या लेना देना है, ये है बहुत जरूरी आपको समझना, इसलिए मैंने जो गुड मॉर्निंग पीपीटी दी। पंकज सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं धीरेन्द्र जी। सर बहुत बढ़िया सर। बहुत आपका तो बढ़िया, मैं ठीक। बड़ा फैन हूँ, इसलिए ढूंढ ढूंढ के आपका क्लास ज्वाइन किया हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच धीरेन्द्र जी। आप एंजॉय करिए क्लास को। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप म्यूट कर देंगे तो थोड़ा हाँ बैकग्राउंड हाँ, मैं नॉइज आ म्यूट रही कर है। रहा हूँ, म्यूट कर रहा हाँ हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके। तो अब बात आती है, जो हमारा स्विच एंड राउटर है, वो क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। जब मैं एसडी मैन अभी बताने जाऊंगा तो इन्हीं से एक, जो बोलते हैं ना कि जो इन्वेंशन हुआ एसडी वैन का, वो स्विच राउटर से ही हुआ है, और अभी भी वो स्विच राउटर ही है। बट क्या ऐसा हो गया जो पुराने में था और नए में इन्होंने कर दिया। तो देखो जी, एक हमारे पास बॉक्स है जिसके आपके सामने देख रहा है, ये आपका जो बॉक्स है इसको हम बोलते हैं राउटर। ये स्विच भी हो सकता है, ये आपका लेयर 2 स्विच हो सकता है और लेयर 3 स्विच हो सकता है। अब लेयर 3 स्विच हुआ तो इसके अंदर राउटिंग की भी कैपेबिलिटी होगी एंड स्विचिंग भी कर सकता है, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं इस राउटर के बदले। बट अगर लेयर 2 हुआ तो शायद इसको हम नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग ही समझता है। मतलब ये स्विच सिर्फ और सिर्फ विलेन समझता है, राउटिंग नहीं समझता है, तो लेयर 2 स्विच हम नहीं यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर इस राउटर को मैं रिप्लेस कर दूं लेयर 3 स्विच से, तो भी मेरा काम हो जाएगा। अगर राउटर है तो भी मेरा काम हो जाएगा। स्विच कर दूंगा लेयर 3, तो इसमें दो फायदे हो जाएंगे कि एक साइड स्विचिंग कर देगा, ढेर सारे पोर्ट भी मिल जाएंगे, और मेरा राउटिंग का भी काम हो जाएगा, सारे राउटिंग प्रोटोकॉल भी वो चला देगा। तो अब बात आती है कि भाई क्या ऐसी चीज थी जो इसको यूज करके एसडी वैन का आविष्कार हुआ, राइट। मोर, जब थोड़ा देसी लैंग्वेज में बात करते हैं तो जो आविष्कार, इन्वेंशन जो हम बोलते हैं, कैसे हुआ, तो इसको समझते हैं हम। अब ये बॉक्स है, अगर किसी भी राउटर में आप बॉक्स में जाते हो तो इसमें 3 चीजें होती हैं। किसी भी बॉक्स के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है इसमें कंट्रोल प्लेन, राइट, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है इसमें आपका स्विच फैब्रिक, और जो थर्ड होता है इसको बोलते हैं आईओ मॉड्यूल। आईओ मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, और इसको आप बोल सकते हो डेटा मॉड्यूल, आप बोल सकते हो इसको डेटा मॉड्यूल। ये सेम चीज अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, डेटा मॉड्यूल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे एक्चुअली आप डेटा देते हो और लेते हो, एक्चुअल जो डेटा होता है ट्रांसमिशन करते हो और रिसीव करते हो उसको, तो इसलिए इसको आईओ मॉड्यूल, डेटा मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कुछ भी बोलते हैं। तो ये किसी भी राउटर और स्विच का एक एक कंपोनेंट होता है जो यूज होता है उसके प्रोसेसिंग करने में। अब राउटर करता क्या है, राउटर को हम यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले बात, मैं बार बार फोकस करता हूँ बेसिक पे, बेसिक पे, बेसिक पे जाओ, क्योंकि ये बेसिक समझना बड़ा जरूरी है। राउटर की रिस्पॉन्सिबल होता है राउटिंग करना, राइट। राउटिंग कैसे करता है, ये करता है राउटिंग प्रोटोकॉल से, राइट। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपके होते हैं, आपके स्टैटिक हो जाएंगे, राइट, आपके आपके फिर रिप हो जाएगा, राइट।
आपका हो जाएगा क्या, EIGRP हो जाएगा, आपका हो जाएगा BGP हो जाएगा, आपका OSPF हो जाएगा, आपका IS हो जाएगा आपका। और भी एडवांस थोड़ा जाओगे तो MPLS भी एक तरह से राउटिंग प्रोटोकॉल का ही पार्ट है, बट दैट इज सेपरेट टेक्नोलॉजी। तो ये सारे चीजें होती है, राइट। तो ये सारे, अब एक और आप OMP भी ऐड कर लो, अभी एक नया है, अभी आप सीखने वाले हो इसके बारे में, तो एक OMP को भी ऐड कर लो। तो ये सारी चीजें राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती हैं, जो स्टैटिक, रिप, EIGRP, BGP, IS MPLS एंड OMP, ये सारी चीजों को प्रोसेस करता है। मतलब OMP को हटा दो तो ये पहले सारी चीजों को प्रोसेस करता था OMP को छोड़कर। तो मैं थोड़ा सा OMP को यहाँ से भी मान के चलो कि इसको मैं हटा देता हूँ, OMP पहले नहीं था, तो ये इसके अलावा बाकी जो चीजें थी ये पहले करता था। तो राउटिंग प्रोटोकॉल चलती थी। अब राउटिंग प्रोटोकॉल को कौन चलाता है, राइट। सो राउटिंग प्रोटोकॉल को चलाने के लिए आपके राउटर में एक होता है CPU, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो एंड मॉड्यूल, इसी को बोलते हैं CPU। CPU ही आपका सारा कुछ प्रोसेसिंग करता है राउटर के अंदर। एक फिजिकल प्रोसेसर, जैसे मोबाइल आप खरीदते हो, मोबाइल के अंदर एक प्रोसेसर होता है जो आपकी पूरी मोबाइल की फंक्शनलिटी को चलाता है, राइट। एक उसमें सॉफ्टवेयर होता है जिसको OS बोलते हैं। उसी तरह से राउटर के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं iOS बोलते हैं। तो वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप लैपटॉप में आप विंडो डालते हो, लाइनेक्स डालते हो, मैक OS डालते हो, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, राइट। इसी तरह से राउटर के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसको हम iOS बोलते हैं, राइट। तो मोबाइल के अंदर उसको हम भी iOS बोलते हैं, या फिर आप एंड्रॉयड बोलते हो, कुछ भी। तो CPU सॉफ्टवेयर होता है। फिर क्या होता है, एक ports आपके लगे होते हैं बहुत सारे, जिसको आप इनपुट पोर्ट्स बोलते हो, आउटपुट पोर्ट बोलते हो। इसमें होता क्या है, जैसे ये पोर्ट है, तो इस पोर्ट में जाकर आप क्या करते हो, एक PC कनेक्ट कर देते हो, राइट। और एक कंडीशन ये हो सकता है कि दूसरा पोर्ट मेरा यहाँ है, इसमें मेरा आकर एक दूसरा स्विच कनेक्टेड है, राइट। ये हो सकता है कि आपका स्विच है और इस स्विच के पीछे एक दूसरा PC कनेक्टेड है, राइट। तो ये एक आपका अलग PC हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक PC 2 हो सकता है, और ये डायरेक्ट किसी PC से कनेक्ट हो गया पोर्ट से, PC 1 हो सकता है। अब इसकी कुछ IP हो गया, मान के चलो 10.10.10.1/24। अब इस PC को इस PC से बात करना है। ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये बड़ा ही जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए। सॉरी, क्या हो गया इसका, इस पे IP मैंने लिखा था ना, 10.10.10.1/24। और यहाँ पे मान लेते हैं कि चलो कि IP आपकी है 20.2/24, 1 या 2, कुछ भी IP ले लो, ये आपकी चॉइस है। अब इन दोनों PC को आपस में बात करने हैं इस राउटर के थ्रू। क्या होगा, ये PC जब बात करने की कोशिश करेगा तो एक पैकेट बनाएगा। जैसे PC है, PC 1 बात करने की कोशिश करते एक पैकेट बनाता है। इस पैकेट के अंदर इसके लेयर 3 इंफॉर्मेशन हेडर्स को इसमें इनबिल्ट करेगा। अब इस लेयर 3 में क्या होगा, इस लेयर 3 में एक इसकी सोर्स IP होगी, राइट, और एक इसकी डेस्टिनेशन IP होगी। तो एक सोर्स IP एक डेस्टिनेशन IP डालेगा। अब डेस्टिनेशन IP में PC से बात करना चाह रहा तो यहाँ पे 20.20.20.2 लिख देगा, राइट। और सोर्स IP में 10.10.10.1। ये हो गया, ये पैकेट बन गया जिसको हम बोलते हैं लेयर 3 पैकेट। तो इसको बोलते हैं लेयर 3 पैकेट। सो इस लेयर 3 पैकेट के थ्रू ये प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन होने वाला है। तो ये जब लेयर 3 पैकेट बनेगा, जैसे ही ये PC इस पैकेट को पंट करेगा, पंट मीन्स में से इस पे जैसे इंजेक्ट करेगा इस पर्टिकुलर, ये इथरनेट से कनेक्टेड हो सकता है, आपका ये RJ45 केबल है जो आपके PC में कनेक्ट हो सकता है, राइट। सो ये RJ45 केबल से जैसे क्या करेगा इस पर्टिकुलर PC को, मीन्स इस पर्टिकुलर पैकेट को ये राउटर क्या करेगा। सो राउटर राउटर क्या करेगा, जैसे ही PC आएगा तो ये अपने राउटिंग टेबल से, जैसे यहाँ पे राउटिंग दिखा है, जैसे राउटिंग करता है तो इसके पास एक राउटिंग टेबल होता है। सो राउटिंग टेबल में जाएगा और राउटिंग टेबल में जाने के बाद से पूछेगा, हे माय राउटिंग टेबल, तुम्हारे पास क्या इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए कोई राउट है। तो ये राउटिंग टेबल से कंसल्ट करेगा कि मेरे पास डेस्टिनेशन IP आया है इस यूजर से इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो वो बोलेगा हाँ है, तो कुछ एक्शन होगा। अगर उसने बोल दिया ना मेरे पास नहीं है, तो सीधे पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, मतलब वहीं पे डेड हो जाएगा, वो प्रोसेस ही नहीं होगा। अगर बोलता है कि नहीं मेरे पास है, राउटिंग टेबल में ये एंट्री 20 वाला है, तो बोलेगा कि ठीक है, तो इसका नेक्स्ट होप क्या है तुम मुझे वो बताओ। तो उसका नेक्स्ट होप बोलेगा, अच्छा मेरे पास एंट्री है, तो इसका नेक्स्ट होप अगर तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से ऐसे निकलो। तो फिर ये पैकेट यहाँ से यहाँ आएगा और फिर इस पे पहुंच जाएगा PC पे। सिमिलर, फिर ये PC से बात करने की कोशिश करेगा तो फिर से वही पैकेट बनाएगा, एक लेयर 3 इसमें डेस्टिनेशन यहाँ पे 10 का हो जाएगा,
और यहाँ पे सोर्स में आपका 20 हो जाएगा, फिर से इस पे पंट करेगा, फिर ये जाएगा राउटिंग टेबल में पूछेगा कि तुम्हारे पे 10 का एंट्री है, ये बोलेगा हाँ है, तो फिर इसको बोलेगा तुम नेक्स्ट स्टॉप बताओ कहाँ से भेजना है, तो इसको ये इंटरफेस के थ्रू इसको बाहर भेज देगा। तो इस तरीके से आपकी राउटिंग चलती है। बट इसको करने के पीछे लॉजिक क्या होता है ये तो मैंने बताया, ऐसे ऐसे भेज देगा, बट इतना आसान नहीं होता है। अब इसको करता कौन है तो आपका जो पैकेट लेने वाला जो पोर्ट है उसको हम बोल रहे हैं आईओ मॉड्यूल। आईओ मॉड्यूल मीन्स इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। मतलब एक तरह से पैकेट आपका इन हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन से देखते हो तो यहाँ से पैकेट आपका इन हुआ और यहाँ से पैकेट आपका आउट हुआ। जब आप 10 से 20 की तरफ जा रहे हो, इधर से इधर आ रहे हो, तो जब इधर से इधर आ रहे हो तो यही पैकेट आपका इन हुआ और इस इंटरफेस से यही पैकेट हुआ। तो ये आपको डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा कि ओरिजिनेटेड पैकेट कहाँ से हो रहा है, आपका पैकेट कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है। उसी ओरिजिनेशन के हिसाब से बेसिकली आप ये डिसाइड करते हो कि हाउ द पैकेट विल बी स्विच बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल नेक्स्ट हो, राइट। उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन होगा या आउट होगा, तो ये सारी चीजें डिसाइड होती है। लेकिन ये तो मैंने बताया बड़ा सिंपल से कि आईओ मॉड्यूल के पास पैकेट आया और सीधे राउटिंग टेबल के पास चला गया। लेकिन इस राउटिंग टेबल को कंट्रोल कौन करता है? राउटिंग प्रोटोकॉल तो पता है, इसके थ्रू ही राउटिंग टेबल बनती है, ये सारे प्रोटोकॉल के थ्रू। बट इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो इंजन होता है राउटर के अंदर उसको बोलते हैं कंट्रोल प्लेन यूनिट, राइट, कंट्रोल प्लेन मॉड्यूल। सो जो कंट्रोल प्लेन मॉड्यूल होता है दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द राउटिंग। ये राउटिंग को पूरा प्रोसेस करता है, सो राउटिंग मैनेज करता है। सो ये मेरा सीपीयू जो होता है राउटिंग मैनेज करता है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कि जब कंट्रोल प्लेन के पास पैकेट आया तो ये कंट्रोल प्लेन का देखो ये ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, राइट। और सॉरी ये कायो मॉड्यूल का ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है। अगर आप देखते हो कंट्रोल प्लेन पे तो कंट्रोल प्लेन का अलग ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, बट ये दोनों आपस में ना लिंक नहीं है। देखो आप ध्यान से, तो इसका अलग बॉक्स है, इसका अलग बॉक्स है, तो ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो ये कैसे जुड़ते हैं, राइट? ये कैसे जाता है कंट्रोल प्लेन के पास, और कंट्रोल प्लेन फिर इसके पास कैसे उसको इन्फॉर्मेशन को पास करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। देखो राउटर में ना तीन बेसिकली होते हैं, इसीलिए एक होता है स्विच फैब्रिक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक होता है कंट्रोल प्लेन, और एक होता है आईओ मॉड्यूल। तो होता क्या है कि जैसे ही कंट्रोल प्लेन के पास कोई मॉड्यूल जाता है, कोई भी पैकेट जाता है, बंट करता है इसके किसी भी पोर्ट पे, तो सबसे पहले वो जाता है अपने ब्रेन से बात करने के लिए। ब्रेन कौन है यहाँ पे? ब्रेन आपका जो है सीपीयू है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द राउटर, तो इसको आप ब्रेन बोल सकते हो। एक्चुअली यही ब्रेन है, यही दिमाग है, इसके बिना कोई भी पैकेट प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो वो जाता है अपने सीपीयू के पास, एनसीपीयू से पूछता है कि भाई तुम मुझे बताओ कि मुझे जाना है बाहर, मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं कि मैं बाहर चला जाऊं। लेकिन ये ब्रेन पे जाने से पहले वो क्या करता है, तो ब्रेन पे जाने से पहले ना ये जाता है स्विच फैब्रिक के पास, कि जो पाथ है ब्रेन तक पहुंचाने का वो आपका स्विच फैब्रिक पहुंचाता है। स्विच फैब्रिक को आप इस तरह समझो कि एक तरीके से आपका एक बिल्डिंग है, राइट, ये वाली एक बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है, राइट। और आप सपोज करो कि इस बिल्डिंग का नाम है सीपीयू, जो आपकी पूरी ब्रेन है, और ये आपका मान है, मान के चलो ये बिल्डिंग का यहाँ पे गेट है, राइट। अब आपको इस गेट पे खड़े होकर आपको एक इंफॉर्मेशन लेना है कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर मेरा आईटी रूम कहाँ है, आईटी रूम कहाँ है। तो एक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, जो आपको इस गेट पे जो गार्ड हैं या कोई भी है वो बता नहीं सकता है कि कैसे आपको आईटी रूम में जाना है। वो आपकी इन्फॉर्मेशन बताएगा सिर्फ आपका ब्रेन, जो यहाँ पे सीपीयू का मैं ब्रेन बोल रहा हूँ। तो ये दो अलग अलग बिल्डिंग है और इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो कैसे बातचीत करोगे? तो इसके बीच में मैं ये क्या करूंगा, एक ब्रिज बना दूंगा, एक रास्ता बना दूंगा। और इस ब्रिज पे मैं क्या बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, जो तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो तुम इस ब्रिज पकड़ के तुम सीपीयू के पास चल चल के जाओ, और सीपीयू पे जाने के बाद सीपीयू से तुम खुद ही पूछ लो कि भाई क्या है और क्या मुझे आईटी रूम में जाना, तो कैसे जाऊंगा। तो ये जो ब्रिज हुआ ना बेसिकली, ये जो मैंने ब्रिज डिफाइन किया यहाँ पे, ये बेसिकली ब्रिज हुआ। ये ब्रिज का काम जो करता है यहाँ पे, यही स्विच फैब्रिक करता है। तो स्विच फैब्रिक ऐसे ब्रिज करता है, मतलब दो कंपोनेंट को आपस में जोड़ने का काम, जिसके थ्रू आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ जा सकते हो, मतलब यहाँ से यहाँ आपने जाया और यहाँ से आप यहाँ पे आ भी सकते हो। दिस इज वर्क डन बाय द स्विच फैब्रिक, मतलब दो चीज को इसमें ब्रिज करना, कनेक्ट करना। तो होता है क्या है कि जैसे ही इन्फॉर्मेशन कोई पैकेट यहाँ पे आता है तो ये क्या करता है, इसके पीछे पीछे जाता है और यहाँ से ब्रिज पे थ्रू यहाँ पहुंचता है, ठीक है। और यहाँ से पहुंचता है तो ब्रिज बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें यहाँ जाना है, तुम यहाँ भेज देता है, ठीक है। तो ये पैकेट फ्लो ये हो गया। तो ये आपस में ना ये जो दोनों मॉड्यूल होते हैं
जैसे आप कार्ड को राउटर के अंदर इंसर्ट करते हो, जैसे आप धक्का देके इसको लगाते हो तो इसमें एलईडी ब्लिंक होने लगती है। एलईडी ब्लिंक होने दिखते कैसे कार्ड है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, थोड़ा सा विजुअलाइज भी करो, मजा आएगा आप लोग को। तो राउटर्स लाइन कार्ड्स, देखो कैसा दिखता है। देखो ऐसे कार्ड्स दिखते हैं। देखो ये कार्ड ऐसे होते हैं, जिस बाहर दिख रहा है ना बिल्कुल प्लेन है, अंदर जाने के बाद नहीं, ये पूरे ऐसे A6 लगे होते हैं, इस पे चिपसेट लगे होते हैं, इस पे बहुत सारे रैम हार्डवेयर लगे होते हैं। ये जाके ना पीछे चिपक जाता है, ये जो पिछला पार्ट देख रहे हो ना आप लोग, ये वाला यहाँ पे ऐसे, ये जाके पीछे ना A6 लगे होते हैं, जाके गया अंदर घुसा और जाके फिट हो जाता है। तो इस तरीके से ना ये हार्डवेयर होते हैं, कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, इसको लाइन कार्ड हम बोलते हैं। ये लाइन कार्ड ही एक्चुअली इसका पोर्ट्स होता है, इस लाइन में बहुत सारे पोर्ट हैं, यही आपका, और इस पे जाकर आपको कम्युनिकेशन होता है। सो बेसिकली दिस इज हाउ द लाइन कार्ड इज गोइंग टू बी वर्क। तो इस लाइन कार्ड के बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट आप एक्शंस ले सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट एक्शन की बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हो। तो आई होप आप लोग ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बेसिकली जैसे ही राउटर के पास आता है कोई इन्फॉर्मेशन, राउटर उसको पंट करता है इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, इंटरफेस जाता है अपने फैब्रिक के पास, और उससे ब्रिज होते हुए पहुंच जाता है ब्रेन के पास। ब्रेन के पास वो राउटिंग टेबल देखता है, राउटिंग टेबल से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पैकेट मुझे कैसे स्विच करना है, और इसके बाद फिर ब्रेन बताता है कि फिर से तुम स्विच फैब्रिक के पास कौन से पोर्ट के पास जाना है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन से मिलती है, और फिर पैकेट आपका घूमकर जब ब्रेन आपका रिप्लाई करता है, तो वो पैकेट फिर से आपका यहाँ से आता है, यहाँ से ऐसे निकलता है, और ऐसे आने के बाद फिर पकड़कर फिर पर्टिकुलर किसी पोर्ट से बाहर जाकर उस क्लाइंट से कनेक्ट हो जाता है। तो ये तो हो गई एक राउटर की बात, जो इस तरीके से राउटर काम करता था और अभी भी करता है। तो इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, और ऐसा एसडीएन ने क्या बनाया कि इस काम को हम नहीं करना चाहते हैं, राइट, या इस काम में कोई प्रॉब्लम है। तो चलो अब उसके बारे में बात करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे, किसी को ऐसी चीज है जो समझ नहीं आया हो, या सबको क्लियर है? आप लोग सर, बता सकते, हाँ बताइए। ये जो डिवाइस है 7604, हम्म। अगर इसकी आईएसओ इमेज अपग्रेड कर दे तो क्या ये एसडी वैन पे वर्क कर सकता है, आ सकता है उसके अंदर? इसके कुछ मॉडल्स हैं जिसमें 7604 नहीं है, जो एस डी वैन पास है। एग्जैक्टली सिस्को के राउटर्स जो होते हैं 7604 को छोड़कर बहुत सारे ऐसे मॉडल के राउटर हैं जो सिस्को एस डी वैन की तरह काम करेंगे, बट शायद ये अभी तक नहीं कर रहेगा। ठीक है, मतलब अभी सिस्को, नहीं है ये 7604 मॉडल एसडीएन कंपेटेबल नहीं है। हाँ आईएसआर 4000 सीरीज और आईएसआर 11000 सीरीज हाँ बिल्कुल, और आईएस बट एएसआर एएसआर 1000 सीरीज, ये तीनों का हाँ अभी है बिल्कुल, कंपेटेबल। हाँ। तो वो मैं आपको बिल्कुल, थैंक यू धीरेन्द्र जी, तो अर्जुन जी मैं आपको भी दिखाऊंगा कौन कौन से मॉडल सपोर्टेबल हैं। बट ये वाला जो मॉडल है, ये इसकी अगर इमेज भी आप अपग्रेड करोगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा इसको। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सर। ओके। तो अब हम बात करते हैं कि अच्छा, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा किसी और के दिमाग में कुछ चल रहा है तो? सर, ट्रबल शूटिंग के रिगार्डिंग है। हाँ बताइए, पूछिए पूछिए, चलिए कोई दिक्कत सर एक्चुअली जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं वर्क कर रहा हूँ ना, वहाँ पे हमने जो प्रीवियस डिवाइस था वो फॉल्टी हो गया था, तो उसकी जगह नहीं। नया डिवाइस लगाया। अब उसमें सब हम्म तो चल रहा है, बट उसमें जो बीएफडी सेशन है ना, हम्म वो नहीं आ रहे हैं। जो बेसिक ट्रबल शूटिंग थी वो हमने देख ही ली, यानी जो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी कर दी, प्रायोरिटी भी चेंज कर दी। वहाँ पे HSRP इनेबल था, उसका इशू था, वो भी रिजॉल्व कर दिया, बट फिर भी उसके बाद भी बीएफडी सेशन देखो, बंद। अब ऐसे गुड क्वेश्चन है। अभी मतलब पीएफडी बताऊंगा तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको हेल्प करता हूँ थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में। दो चीजें होती हैं, एसडी वैन के राउटर में आपकी कोई स्पेसिफिक बीएफडी की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब आप एसडी वैन के राउटर कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो नो नीड टू डू मींस बीएफडी कॉन्फ़िगरेशन। आपको बीएफडी एंड आईपी से कॉन्फ़िगरेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये नहीं करनी पड़ती है। पा रहे हैं, क्या? सेशन नहीं बनने, बीएफडी सेशन नहीं बन पा रहे हैं। हाँ मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ कि नहीं बन पा रहे। तो पहले चीज आपके ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आपको बीएफडी के सेशन नहीं बनाने पड़ते हैं, आईपी से के सेशन नहीं बनाने पड़ते हैं। पहले चीज तो ये हो गई, ये ऑटो बनते हैं, राइट, ये ऑटोमेटिक बनते हैं, ये आपको कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये बनते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, इसके बनने के लिए आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको मीट करना पड़ेगा, तभी ये बनेंगे। जैसे आपका जो ट्रांसपोर्ट टी लॉक्स होते हैं वो क्या करेक्टली कॉन्फ़िगर्स हैं,
टीलॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन करेक्टली है, आपकी जो अंडरले कनेक्टिविटी है, अंडरले रीचेबिलिटी, क्या वो सही है या नहीं है। तो ओवरले टीलॉक, अंडरले आपकी जो ओएमपी चल रहा है जो है, क्या वो राउटिंग क्रिएट, आपका जो राउटर है जहां से जहां आप बनाना चाह रहे हैं, दो साइट के बीच में बनाना चाह रहे हैं, राइट। मान के चलो साइट ए है आपका और दूसरा साइट बी है, इनके बीच में क्या आपका इन दोनों साइड से आपकी ओएमपी सेशन वी स्मार्ट से बनी हुई है कि नहीं है, इसके बीच में प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन टी लॉक अंडर रीचेबिलिटी है कि नहीं है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका डेटा प्लेन जो है बीएफडी एंड आईपीसेक, आईपीसेक भी डाउन होगा आपका, अगर बीएफडी नहीं है तो डाउन होगा आईपीसेक, चेक किया आपने। अगर बीएफडी नहीं है तो आईपीसेक भी डाउन होगा। आप जाके, मैं अभी दिखाता, राउटर पे भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मैं करके आगे दिखाऊंगा आपको। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं स्टेप बाय स्टेप जब कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तो कैसे बनता है, कैसे आईपीसेक बनता है और इनमें क्या प्रॉब्लम आती है, ये हमारा कोर्स का पार्ट है, हम इसको डिस्कस करेंगे। बट योर क्वेश्चन इज वैलिड। आपको बीएफडी को अगर लाइव करना है तो उससे पहले आपकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन अंडरले, ओवरले, वी स्मार्ट, सब कुछ पियरिंग, सब कुछ सही होना चाहिए, तभी बीएफडी एंड आईपीसेक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी पैरामीटर मिस होगी एंड देन इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम कि बीएफडी सेशन आपकी नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कुछ रॉन्ग हो सकता है आपने टेम्पलेट जो पुश किया है वो कुछ रॉन्ग हो, या सीएनआई से कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो उसमें कुछ आप मिस कर रहे हो, या आप प्रॉपर ट्रांसपोर्ट लोकेटर को जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो डिफाइन नहीं कर रहे हो, या प्रॉपर आप राउटिंग विजिबिलिटी नहीं बना रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा 100%, सो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है। आपका कंट्रोल कनेक्शन भी फॉर्म नहीं हो सकता है इस टाइम पे, देखो हाँ, कंट्रोल कनेक्शन, वेरिफिकेशन। कंट्रोल कनेक्शन अंडरले रीचेबिलिटी जो है वही तो बात कर रहा हूँ, अंडरले हाँ रीचेबिलिटी के हाँ साथ ही तो कंट्रोल कनेक्शन उसी में आ जाएगा ना। जैसे हाँ आपका अंडरले हाँ। से कैसे आप रीच करोगे, जब तक कंट्रोल से रीच नहीं करोगे तो आपका आपका वी मैनेज के साथ, वी स्मार्ट के साथ जो टीएलएस डीटीएलएस कनेक्शन बनता है वो कैसे बनेगा, नहीं बन सकता ना। हम्म। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आपको एक एक करके अर्जुन जी खोजना पड़ेगा, नहीं तो हम तो क्लास में सीख ही लेंगे। ठीक है, फिर आप इजिली इसको ट्रबल शूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये राउटर है, इसी राउटर को मैं क्या करता हूँ, तीनों टर्म जो हैं, ये चीज हम समझ ही गए। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा ये नॉर्मल राउटर है, अगर मुझे इस राउटर को एज ए एस डी वैन की कॉन्सेप्ट में यूज करना है तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ये जो राउटर क्लोज है ना, ये पूरा डब्बा जो क्लोज है, इसको मैं खोल देता हूँ, राइट। सो ये क्लोज बॉक्स है, राइट। इस क्लोज बॉक्स को मैं करता हूँ ओपन बॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी डब्बे के अंदर ये तीन चीजें हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। मैं चाहता हूँ नहीं, मैं ऐसा ना करूँ, ओपन कर दूं। मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं ना कंट्रोल प्लेन को यहाँ पे रखता हूँ, मतलब कहीं पे मैं यहाँ रख देता हूँ, जैसे कंट्रोल प्लेन है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कंट्रोल प्लेन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। इस तरह से मैं बोलता हूँ कि मेरा जो स्विच फैब्रिक है ना, इसको यहाँ रख देता हूँ, स्विच फैब्रिक। तो इसको मैं खोलते जा रहा हूँ, इस डब्बे को मैं ओपन कर रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ कि जो आईओ मॉड्यूल है यहाँ पे, आईओ आईओ मॉड्यूल, इसको यहाँ रख देता हूँ। और देखो ये मान के चलो कि ये आपका है कहाँ पे, मैं कहाँ रखता हूँ इसको, मैं रख देता हूँ आपके मुंबई में। ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ, मान के चलो ये आपका, ये आईओ मॉड्यूल आपका हो सकता है कि आपका चेन्नई में हो, और ये मुंबई से चेन्नई के बीच का जो अभी, या चेन्नई से मैं दिल्ली कर लेता हूँ। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा एक एक्सप्रेसवे बन रहा है मुंबई टू दिल्ली का, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और हाईएस्ट, ये मान के चलो कि ये जो रास्ता है ना, ये वाला, ये पूरा एक्सप्रेसवे है मुंबई टू दिल्ली वाला, जो अभी हमारी गवर्नमेंट बना रही है, तो ये मान के चलो एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेस वे, कौन सा एक्सप्रेसवे? दिल्ली टू मुंबई। इसका मतलब क्या है, थोड़ा फनी लग रहा है, मैं बताता हूँ। ये एक्सप्रेसवे है जिसका मैं बोल दिया है कि ये स्विच फैब्रिक है, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्लोज डब्बा था, मैंने इसको ओपन कर दिया और तीन प्लेन को मैं तीन लोकेशन पे डाल दिया। तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि इनको तीनों के साथ जोड़ दूं मैं, ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास। तो इनको कैसे जोड़ूं मैं? तो मैं इनको जोड़ने के लिए मैंने एक एक्सप्रेसवे बना दिया जो दिल्ली से मुंबई जाता है, बाई रोड आप इसको जा सकते हो, इससे बातचीत कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है,
एक मेरे पास यहाँ पे राउटर नहीं, एक मैं वही कहानी फिर से बोलता हूँ कि इस आईओ मॉड्यूल के पास मेरे पास बहुत सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं। एक पोर्ट ये लगा हुआ है, एक पोर्ट ये लगा हुआ है, एक पोर्ट ये लगा हुआ है, और मान के चलो एक पोर्ट ये लगा हुआ है। जैसे ये पोर्ट लगा हुआ है ना यहाँ पे आईओ मॉड्यूल पे, ऐसे पोर्ट लगा हुआ है। अब इन पोर्ट्स पे क्या हुआ है कि कुछ ये एक यहाँ पीसी कनेक्टेड है, एक यहाँ पीसी कनेक्टेड है, कुछ ऐसा आप मान लो। ध्यान समझना इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या बताने वाला हूँ, बहुत इजी है बट बहुत रियलिस्टिक है, आपको ये समझ में आ जाएगा। कंडीशन वही है, पीसी 1 को पीसी 2 से बात करना है, राइट। पीसी 1 को पीसी 2 से बात करना, सेम वही चीजें हैं। यहाँ पे आपका 10.10.10.1 पैक और इसको 20.20.20.2 से बात करना है, राइट। यही सोर्स आईपी हो गया आपका, इसको सोर्स आईपी बोल दिया और इसका डेस्टिनेशन आईपी बोल दिया। बिल्कुल क्लियर, सेम कहानी, सेम कॉन्सेप्ट। बट अब ये जो पीसी है, ये पीसी के पास जैसे ही पैकेट आया, ये पीसी क्या करेगा, ये इसके आईओ मॉड्यूल को तो भेज दिया। अब इस आईओ मॉड्यूल को तो नहीं पता है कि मुझे 20 पे जाना है तो कैसे जाना है, तो ये क्या करेगा, अब ये अपने राउटिंग टेबल से बात करने की कोशिश करेगा। राउटिंग टेबल पे जाने के लिए क्या करेगा, ये राउटिंग टेबल पे जाएगा तभी तो इसको राउटिंग इंजन के बारे में पता चलेगी। तो ये क्या करेगा कि एक्सप्रेसवे से गाड़ी दौड़ाएगा। सपोज लो कार है, दौड़ाया यहाँ से एक्सप्रेसवे से, पहुंचते 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 पहुंच के भाई, अब मैं पूछते हैं भाई कि मेरे पास एक डेस्टिनेशन आया है, तो मुझे थोड़ा बताना है किसको जाना है, कैसे जाना है। तो बोलेगा अच्छा तुम्हें यहाँ जाना है, तुम एक काम करो, ये लो इसका नेक्स्ट स्टॉप। फिर ये फटाफट अपनी कार दौड़ाएगा, फिर पहुंचेगा, पहुंच जाएगा और इसको बता देगा। तो ये जो एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे जो स्विच फैक्ट्री जुड़ा हुआ था ऐसे, यही एक्सप्रेसवे जो आपका मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेसवे है, ये हेल्प करेगा आपको एक बार जाने के लिए और फिर रास्ता बताने के लिए। तो कितना दूर है, टाइम लगेगा ना बहुत ज्यादा। तो ये तो मैं एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं रियलिस्टिक। बट आप एक कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्विच फैब्रिक का मतलब क्या है कि एक ऐसा रास्ता जो दो प्लेन्स को जोड़ता है, स्विच फैब्रिक। ऐसे एग्जाम्पल दिए ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, और मुंबई से ही आपको कंट्रोल मिलेगा कि ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन मुंबई में रखा हुआ है, आप यहाँ डमी हो। तो दिल्ली से एक पीसी से दूसरे पीसी से बात करना है तो भी आपको मुंबई जाना पड़ेगा, और मुंबई जाने के बाद आप इसको पता चलेगा कि मुझे कैसे इस पर्टिकुलर पीसी पे जाना है। उसके लिए आपको एक्सप्रेसवे पकड़ के जो रास्ता मैंने बनाया है कंट्रोल के पास जाने के लिए, उसको जाके वहां से ही आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। दिस इज नोन एज स्विच फैब्रिक, कंट्रोलर एंड आईओ मॉड्यूल। जो तीनों को मैंने स्प्लिट कर दिया, इसको बोलते हैं ओपन बॉक्स या स्प्लिट सॉल्यूशन भी आप इसको कह सकते हो, स्प्लिट सॉल्यूशन। सो स्प्लिट सॉल्यूशन, तो स्प्लिट सॉल्यूशन में क्या हुआ, तीनों चीजें मेरी बिखर गई। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यही एसडी वैन है, यही एक्चुअली एसडी वैन है। ये जो कॉन्सेप्ट, जो सोल्यूशन मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एसडी वैन सोल्यूशन। एक बक्सा था, एक राउटर था, उसके अंदर तीन चीजें थी, उस तीनों को खोल कर मैंने तीन जगह फेंक दिया, और फिर तीनों को मैंने आपस में कुछ तरीके से कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया, वैसे ही आपका अलग चीजें हो सकती है। तो एक्सप्रेसवे एक तरह से आपका ट्रांसपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जिसपे गाड़ियां जा रही हैं फिर गाड़ियां आ रही हैं। इट इज जस्ट ट्रांसपोर्टेशन, इट इज एक्टिंग एज ए ट्रांसपोर्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज ए फैब्रिक। तो इस डायग्राम को याद रखना, और जो मैं अगला डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ उसको देखो, अब कितना आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास अगला है डायग्राम, इसको देखो, कोरिलेट करने की कोशिश करो कि मैं क्या ऐसा ही कुछ डिजाइन बनाया है कि मेरे पास एक कंट्रोलर्स हैं, राइट, एक मेरे पास स्विच फैब्रिक है और एक मेरे पास आईओ मॉड्यूल्स हैं। तीनों चीजें मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, और यही राउटर के तीन पार्ट को मैंने अलग अलग प्लेन पे ड्रॉ कर दिया है। कुछ अलग तो मैंने किया नहीं है, तीनों चीजों को मैंने अलग अलग लोकेशन पे ड्रॉ कर दिया है। ये तीन चीजें मेरी बन गई हैं एसडी वैन आर्किटेक्चर। देखो साफ साफ लिखा हुआ, मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ कि मैं, मेरे को स्टोरी सुनाने का शौक है, मैं कुछ भी सुना दूं आप लोग को। दिस इज समथिंग कॉल्ड एसडी वैन आर्किटेक्चर, यहीं से ड्रिवन हुआ, यहीं से आइडिया आया। लेकिन इस आइडिया को मैं जो बताया हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में लगे यार एक्सप्रेसवे पकड़ के मैं मुंबई जाऊंगा फिर वहां से आऊंगा तो कितना टाइम लगेगा। यस, आपका क्वेश्चन वैलिड है, ये टाइम लगता था, पहले लगता था, इसलिए पहले एसडी वैन नहीं है, अभी 2-4 साल पहले इतना पॉपुलर हुआ। मैं 1990 की बात करूं तो एग्जैक्टली ये टाइम लगता था दिल्ली से मुंबई जाने में। आपको हो सकता था कि पहले आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो तो आपको 40 hours लगते थे। लेकिन आज अगर आप 2023 एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो आप 12 घंटे में पहुंच जाओगे, तो कितना टाइम ने सेव कर लिया।
तो उसी तरीके से जो पहले के ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे, जो ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे पहले का ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, आईएसपी के आईएसपी इंटरनेट आईएसपी इंटरनेट कनेक्शंस। सो ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे पहले, ये इनकी परफॉर्मेंस लो थी। और अभी के जो ट्रांसपोर्ट हैं, जो अभी हमारे आईएसपी के ट्रांसपोर्ट हैं, दैट इज इंटरनेट कनेक्शंस आर मींस हाई क्वालिटी, आप बोल सकते हैं हाई। तो इसलिए पहले लगता था 40 घंटे, अब लगते हैं 12 घंटे। पहले लगते थे, मान लेते एक पैकेट को दूसरे पैकेट पहुंचने में आपको लगते थे 2 सेकेंड्स। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, इसमें 2 सेकेंड का डिले होता था, जस्ट मैंने एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे 2 सेकेंड्स का। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपका 20 मिली सेकेंड्स होता हो। ठीक है, तो आपका टाइम, एक कॉन्सेप्ट सेम है। तो एसडी वैन में क्या हुआ हमारा कि बेसिकली जो मेरा वीएच था, जो मेरा स्विच फैब्रिक था, राइट, और जो मेरा कंट्रोल प्लेन था, स्विच वीएच मतलब मैं जो बोल रहा हूँ इसको आईओ मॉड्यूल अभी समझो, वीएच मत समझो कुछ। वीएच अभी आपको पता नहीं है कि वीएच क्या होता है। जस्ट थिंक कि ये जो आईओ मॉड्यूल है, बेसिकली इट इज गोइंग टू कनेक्ट विद द स्विच फैब्रिक। जो स्विच फैब्रिक होता है, इज इट नथिंग, इट इज जस्ट ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है आपका आईएसपी के जो कनेक्शन होते हैं, इट कुड बी द एमपीएलएस, इट कुड बी द इंटरनेट। और आप जो मोबाइल पे 4G आप यूज करते हो या 5G यूज करते हो, ये होते हैं। और ये आपके एयरटेल के हो सकते हैं, आपके वोडाफोन के हो सकते हैं, आपके नोकिया के हो सकते हैं। नोकिया तो नहीं कोई हमारे पास है, आइडिया है। सो आइडिया हो गया। तो ये सारे आपके ट्रांसपोर्टेशन करने वाले डिफरेंट डिफरेंट आईएसपी हैं जो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, और इस बंदे को यहाँ पे दूसरे बंदे से बात करना है, तो इसकी जो कम्युनिकेशन होगी, जब भी ये कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा, तो अगर मान लो 1.1 पे है, यहाँ पे 2.2 पे है, तो इसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो ये ट्रांसपोर्ट पकड़ के जाएगा कंट्रोल के पास, बोलेगा भाई मुझे ना यहाँ जाना, रास्ता बताओ कैसे जाना है। तो ये एक इसको चिट्ठी देगी, रास्ता देगी, और उसके बेस पे फिर अगर एमपीएलएस से गया तो एमपीएलएस पकड़ के आएगा और फिर इसके थ्रू यहाँ चला जाएगा। अगर ये इंटरनेट से गया तो इंटरनेट पकड़ के आएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। अगर 4G से गया तो 4G पकड़ के आएगा और चला जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले केस में आपका ये बंदा जो है, पहले केस में आपका किस केस में इंटरनेट से आपको डिपेंड करता है सिनेरियो पे, जो फेल ओवर हम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, और आपका रिडंडेंसी जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जो एसडी वैन आर्किटेक्चर है, दैट इज ओपन ओपन आर्किटेक्चर, जिसको हम बोलते हैं डिकपल करना। डिकपल करना, जो राउटर की जो चीजें हैं, जो एक कपल्ड वे में है, जो आपस में एक एम्बेडेड है, कनेक्टेड है, उसको डिकपल करके डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में अलग अलग लोकेशन कर, फिर उससे हमें राउटिंग स्विचिंग को अचीव करना। आप जब एसडी1 पढ़ने जाओगे ना, तो बहुत सारा आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड मिलेगा, डिकपल वर्ड मिलेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि डिकपल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब उस बक्से को खोल देना, स्प्लिट कर देना, और फिर उसको हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डालकर, और फिर हम उस पे डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग को हम करते हैं। दैट इज नोन एज द एसडी वैन आर्किटेक्चर। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर है तो भी पूछ सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि हम इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई डाउट है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग की ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, और अभी जो कॉन्सेप्ट एसडी वैन आर्किटेक्चर का है, आप लोग को क्लियर है। अब हमारी बात आती है कि ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमने क्यों किया। अभी तो हमने ये समझा कि हमने ऐसा किया तो एसडी में नागेश्वर बन गया, लेकिन हमें इसको करने के पीछे रीजन क्या है भाई, ऐसा क्या रीजन है कि मैंने ऐसा कर दिया, राइट। तो कुछ तो फायदा होगा कि ऐसा करने से पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर दिया। तो पहला रीजन ये है कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। पहले नहीं होने के पीछे रीजन ये है कि जो मैं बोला ना, ट्रांसपोर्ट मुंबई जाने का 1990 में 40 घंटे लगता हो, लेकिन जाएगा तो 12 घंटे में आप चले जाओ इसको रोड से। पहले रोड से आपको 40 घंटे लगते थे, प्लेन से तो बट नेचुरल टाइम कम लगेगा। बट मैं ट्रांसपोर्ट रोड की बात कर रहा हूँ। तो डे बाय डे हमारा जो चीजें है ना, इम्प्रूव हो रहा है, हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया इम्प्रूव हो रहा है, राइट। इसी तरीके से जो पहले हमारे आईएसपी के कनेक्शन से इंटरनेट थे, आप लोग याद करो, जब आप लोग
बचपन में पढ़ाई स्टार्ट किया, जो हमने तो पढ़ाई स्टार्ट किया था 2008-7 में, तो हमें याद है कि भाई हमें एक रात में कॉलेज में मूवी डाउनलोड करनी होती थी ना, तो 32 kbps का स्पीड आता था, ठीक है, या आपका 64 kbps का स्पीड आता था। हमें कोई एक मूवी देखना है, कोई भी मूवी देखना है, जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड का, तो बड़ा ही क्रेज होता था। हम ना उसको डाउनलोड में टोरेंट में लगा के छोड़ देते थे, वो एक एक हफ्ते में, 1 वीक में डाउनलोड होती थी मूवी। सो इट वाज ए क्रेजी, और उसमें बहुत खुश होते थे यार, मूवी डाउनलोड हो गई, अब चलो हम मूवी देखेंगे बैठकर। तो इट वाज लाइक ए क्रेज कि एक हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में एक मूवी डाउनलोड हो रही है, उसमें हम बड़े खुश थे कि यार एक मूवी डाउनलोड हो गई, हमने फ्री में डाउनलोड कर लिया बिट टोरेंट से, और चलो अब देखते हैं। तो वो एक क्रेज था। बट आज अगर आप एक हफ्ते में कोई मूवी डाउनलोड करें आईएसपी, तो आप उसको उठा के घर से फेंक दोगे, राइट? आपको 10 मिनट में मूवी डाउनलोड चाहिए, या 5 मिनट में चाहिए, या हो सकता है कि आजकल तो 1 Gbps का कनेक्शन आ गया है इंटरनेट का, आपका विद इन फ्यू सेकेंड में आपका डाउनलोड हो जाए मूवी, 1 GB का हो तो इट्स लाइक कि आपको बहुत चीजें फास्ट हो गई है। पहले चीजें बहुत स्लो थी, अब चीजें बहुत फास्ट हो गई हैं। तो आपका जो आईएसपी ट्रांसपोर्ट था ना पहले, इट वाज लाइक वेरी स्लो, इट वाज अ वेरी स्लो। इस वजह से एसडी वैन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट अभी जो आईएसपी है, आईएसपी ट्रांसपोर्ट जो है, इट्स वेरी रिलायबल, राइट? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट्स वेरी रिलायबल। सो इफ मैं बोलता हूँ कि इट्स वेरी रिलायबल, दैट मीन्स इट्स वेरी फास्ट। आप इस पे कुछ भी बेचते हो ना, अगर आजकल एमपीएलएस नहीं लेना है, आपको इंटरनेट सर्किट लेना है, तो आपको इंटरनेट सर्किट अगर लेना है, तो अगर आपको आज के 1 GB की भी इंटरनेट सर्किट मांगोगे ना आईएसपी से, 1 Gbps के, तो आपको वो लोग दे देंगे। 1 Gbps की स्पीड की भी आपको सर्किट आपको मिल ही रहा है, 5G मिल ही रहा है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत फास्ट होता है। अगर आपको कुछ कंपनी तो बहुत फास्ट होता है, ये हो जाएगा। तो पहली रीजन, ट्रांसपोर्ट आपका इतना रिलायबल हो गया कि एसडी वैन का सक्सेस का ट्रांसपोर्ट नहीं है तो एसडी वैन फेल है, और ट्रांसपोर्ट है तो एसडी वैन सक्सेस है। इसलिए आज के डेट में हाई ट्रांसपोर्ट का है, क्योंकि आपको एमपीएलएस पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई। आप किसी टाइप के सर्किट लो, नॉन एमपी एमपीएलएस बहुत कॉस्टली होता है, एमपीएलएस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, हाई कॉस्ट, राइट? सो एमपीएलएस का कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसलिए आपको कस्टमर जो है इंटरनेट सर्किट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे, और इंटरनेट सर्किट्स को प्रेफरेंस देने के साथ इसमें एसडी वैन यूज करने लगे, जिससे उनकी नेटवर्क की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइक राइट, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो काफी बढ़ गई, काफी बढ़ गई, काफी चीजें रिलायबल हो गई और काफी फ्लेक्सिबल हो गई। तो इस वजह से एसडी वैन का ग्रोथ हो गया। एक तो ये रीजन है। अब बाकी रीजन क्या है, उसको इसको करने की कोशिश करते हैं। अब बाकी रीजन आप समझो इस तरीके से, मैं इसको अब हटा देता हूँ सारी चीजें। अब बाकी सर रीजन मेरा में एक से, क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर जैसे कि आपने कहा कि एमपीएलएस कॉस्टली है, और अगर हम लीज लाइन लेते हैं तो वो उससे भी ज्यादा कॉस्टली है, तो इसमें नहीं, मैं बेस्ट। एक मिनट, करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन। एमपीएलएस, लीज लाइन, जी। सेम सेम सेम, दोनों सेम है। आगे बोलिए, चलिए, ये हाँ कंफ्यूजन नहीं सर, होना है। जैसे हाँ, अगर एक कंपनी है तो वो क्या प्रीफर करेगी मोस्टली, एमपीएलएस या लीज लाइन या कुछ अदर ऑप्शन, ताकि उसको कम पड़े एसडी, उसको खाली एसडी वैन की अपनी साइट कनेक्ट करनी है। तो मैं बोल रहा हूँ एसडी वैन की जो बात कर रहे हैं, एसडी वैन में जब लीज लाइन की हम बात करें तो हम मान के चलते हैं इंटरनेट कनेक्शन, सॉरी, एमपीएलएस लीज लाइन सेम होता है, ठीक है? या जी। दूसरा ऑप्शन आपसे इंटरनेट है। इंटरनेट आपका जो होता है लो कॉस्ट होता है, लो कॉस्ट आपकी जो होती है सर्किट्स होती है। तो कस्टमर आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल इंटरनेट सर्किट लेते हैं और इसको एसडी वैन फैब्रिक से इनबिल्ड करके दो साइटों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जो एमपीएलएस बट आपकी सर इससे हाँ बताइए। बट सर एमपीएलएस और लीज लाइन ये ज्यादा सिक्योर रहते हैं, और इंटरनेट आई गेस कम सिक्योर, ये सिक्योरिटी नहीं रहेगी ना इंटरनेट में तो। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर इंटरनेट में सिक्योरिटी ना रहेगी तो लोग इंटरनेट क्यों यूज करेंगे, राइट? नहीं करेंगे ना। आप कॉर्पोरेट के लिखिए, एमपीएलएस क्या करता है। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि एमपीएलएस की क्या होती है। जैसे आपकी दो ब्रांच में, थोड़ा सा इसको इस पॉइंट पे आ ही गए हैं, और थोड़ी इसकी बातें कर ही लेते हैं। अब मान के चलिए कि ये आपके एक एमपीएलएस क्लाउड है, और ये मान के चलिए आपका एक इंटरनेट क्लाउड है। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं एमपीएलएस लिख देता हूँ, राइट? अब क्या है कि मेरे पास एक ब्रांच यहाँ पे है, जिसको मैं ब्रांच 1 बोलता हूँ, BR1। और एक ब्रांच मेरा यहाँ पे है, जिसको मैं BR2 बोलता हूँ, राइट? इस ब्रांच में मान के चलो ये स्विच है, इसके पीछे लैन है, ये भी स्विच है, इसके पीछे लैन है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स कनेक्टेड है इन स्विच के पीछे।
अब इस ब्रांच पे एक एक राउटर लगा होगा, राइट? एक राउटर लगा हो सकता है, या इस पे भी एक राउटर लगा हो सकता है। फिर मेरा कुछ ब्रांच यहाँ भी है, ये मान के चलो एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, कुछ इस तरीके से ये मान के चलो ब्रांच 3 है, और ये आपका ब्रांच 4 है। यहाँ भी कुछ यूजर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ भी कुछ यूजर्स बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आपका R1 है, ये भी आपका R1 है, ये भी आपका R1 है, जो इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये यहाँ पे भी R1 है जो इससे कनेक्टेड है। तो देखो, आपकी जो ये साइट है, जो ये वाली साइट है, जो आपकी ये वाली साइट है, ये आपकी MPLS साइट है, राइट, जिसपे MPLS कनेक्शन है। ये वाली जो साइट है आपकी, ये बेसिकली आपकी इंटरनेट साइट है। ये आपकी MPLS साइट है, और ये भी आपकी इंटरनेट साइट है। तो मैं अगर बोलता हूँ कि अगर इस साइट से जो बात हो रही है, इस साइट के बीच में ये अनसिक्योर है, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि MPLS की साइट, MPLS से बात करिए, सिक्योर है, ये ट्रू है, बट ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि इंटरनेट की जो साइट्स हैं वो अनसिक्योर हैं, राइट? इसके पीछे भी यावर म्यूट कर रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये दोनों साइटें हैं तो ये अनसिक्योर है, तो ये ट्रू नहीं है। देखो, MPLS आपका क्या होता है कि MPLS बेसिकली आपको एक प्राइवेट VPN कनेक्शन देता है, एंड टू एंड, राइट? VPN कनेक्शन, L3 VPN, जिसमें आपका इस राउटर से जो भी ट्रैफिक निकला, ये यहाँ तक पहुंचने के साथ आपका पाथ बिल्कुल प्राइवेट रहता है, इसके अंदर किसी दूसरे यूजर का ट्रैफिक नहीं जा सकता है। इसलिए इसको हम लीज लाइन बोलते हैं और प्राइवेट कनेक्शन बोलते हैं, और ये काफी सिक्योर होता है, इट्स वेरी सिक्योर, जिसमें आपका बहुत सारे ट्रैफिक जाते हैं लीज लाइन में आपका, और कोई दूसरा कस्टमर इसमें इसमें हो सकता है कि मल्टीपल ISP के मतलब मल्टीपल कस्टमर के लीज लाइन हो, बट सबका एक का ट्रैफिक दूसरे से आइसोलेटेड रहता है, टनल्स होता है एंड टू एंड। बट जब मैं इंटरनेट पे बात करता हूँ, तो इंटरनेट पे भी अगर कुछ स्पेशल टेक्निक यूज नहीं करोगे तो वो चीजें नॉट सिक्योर में आ जाएंगी। अब नॉट सिक्योर का मतलब कि जो आप अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपकी बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, कि आपके जो इंटरनेट पे ट्रैफिक जाता है प्लेन, वो सिक्योर नहीं होता है, आपको कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है उनको सिक्योर करने के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ IPsec VPN का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आपने सुना होगा IPsec VPN। तो इसमें क्या करते हैं, सेम जैसे MPLS में VPN बना हुआ है, इसमें हमने क्या किया कि इन राउटर्स के बीच में, सपोज करो कि ये दोनों राउटर है, इसके बीच में भी मैं कुछ एक टनल बना दूंगा, और इस टनल के अंदर मेरा प्राइवेट ट्रैफिक जाएगा, जिसको हम बोलते हैं IPsec VPN। तो जो कम्युनिकेशन मेरा इस टनल के थ्रू अब हो रहा है दो साइटों के बीच में, ये भी एक तरह से सिक्योर है, और इसको कोई हैक नहीं कर सकता। इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, वेरी इनक्रिप्टेड, और इसके अंदर हाईली आपके इनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगे होंगे, डिफी हेलमन लगे होंगे, और आपका जो हैशिंग है वो भी लगा होगा, तो नोबडी कैन अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब कि आज हमारे डेट में अगर आपका, हाँ, ओनली डिफरेंस क्या हो सकता है कि जो MPLS है आपकी, इसकी सर्किट 100% रिलायबल होंगी। मतलब आपने 100 MPS का सर्किट ले रखा है तो आपको 100% 100 MPS का आपको डेटा मिलेगा। लेकिन इस केस में अगर 100 MPS आपने ले रखा है, तो हो सकता है कभी आपको 50 में मिले, कभी 100 मिले, और कभी आपको 10 MPS मिले। ये अनरिलायबल सर्किट्स होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, राइट? सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट अनरिलायबल इन टर्म ऑफ द स्पीड होता है, बट सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, सिक्योरिटी कर सकते हो आप उसमें। लेकिन आज के डेट में इंटरनेट भी हाईली आपका जो है, इट्स रिलायबल है। अगर आप 100 MPS का सर्किट ले रहे हो तो आपको 100 MPS की स्पीड मिलेगी। आई होप अर्जुन आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा, राइट? थैंक यू सर। और ओके, पंकज सर हाँ एक जी, क्वेश्चन है मेरा। बताइए। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग ये शेखर। मेरा क्वेश्चन है, DC और DR जो हमारा लिंक होता है, हम लोग रेप्लिकेशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ हम्म पे हम लोग लीज लाइन परचेज करते हैं कि हम्म डेडिकेट लीज लाइन, कि हमें स्पीड जैसे 100 MBPS का लिया हमने, या 500 MBPS का, जैसे ज्यादा डेटा है हम्म वो डेडिकेट रहता है। वो एमप्लेस नहीं रहता ना, एमप्लेस शेयरिंग रहता है ना, बैंडविड्थ की शेयरिंग बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है क्लाउड से, लाइक। देखिए, DC और आपने DR वर्ड यूज किया, राइट? यस सर, यस सर। अब इनसे कनेक्ट होने के लिए दो तरह के क्लाउड हो सकते हैं।
दो तरह का मीडियम हो सकता है, एक आपका हो सकता है इंटरनेट हम्म और एक हो सकता है आपका एमपीएलएस। यही दो हम्म तरीके हो सकते हैं ना, आप इससे कनेक्ट ऐसे कर सकते हो, इससे ऐसे कर सकते हो। हाँ देखो कहने का मतलब है कि अगर आप एमपीएलएस सर्किट ले रहे हो, तो अगर सपोज करो कि आप 100 एमपीएस का ले रहे हो, राइट, एमपीएलएस, यस सर। तो ये आपको फिक्स रहेगा 100 एमपीएस, ये आपका हमेशा आपको 100 एमपीएस देगा, न कम न ज्यादा, हमेशा हम्म देगा। ये काफी रिलायबल होता है, लेकिन ये कॉस्टली होता है, आपको ये ओके। कॉस्टली होता है। लेकिन अगर यही 100 एमपीएस आप इंटरनेट से लोगे, तो ये हो सकता है कि आपका किसी टाइम पे ये आपको 90 भी दे दे, किसी टाइम पे 80 भी दे दे, और कभी आपको 100 मिल जाए। ये रिलायबल थोड़ा कम होता है इन कंपेयर टू एमपीएलएस, लेकिन ये लो कॉस्ट होता है, ये फर्क होता है। तो एमपीएलएस लेते हो तो आपका काफी रिलायबल। क्लियर हुआ डाउट? चाहे डीसी में कनेक्टेड हो, डीआर कनेक्टेड, कुछ और आप पूछ रहे हो अगर मैं ना? यस सर, क्लियर हुआ मेरे को। सर जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं, जैसे हमको आप बोलते हैं 40 MB का यूज है, या हाँ, आपको। आपके जो घर में राउटर होते हैं ना, हाँ। हाँ, ये जो राउटर होते हैं, ये एक्चुअली आपके आपके शेयर्ड में, रुको एक मिनट, रुको आपको थोड़ा समझाता हूँ। इनको अनरिलायबल हम स्पीड रहती है ना उसकी, अनरिलायबल इस स्पीड रहती है। होम इंटरनेट, राइट, ये आपका घर हुआ। इस घर में आप वाईफाई के थ्रू, आपका यहाँ पे एक राउटर कनेक्टेड होगा, इसमें एंटीना ऐसे ऐसे लगे होंगे। इसको हम बोलते हैं बीबी सर्किट, बीबी इंटरनेट। बीबी का मतलब ब्रॉडबैंड इंटरनेट, इसको बोलते हैं ब्रॉड बैड इंटरनेट। इसमें अगर यस। आपको बोला है कि आपको 200 का एमबीपीएस का स्पीड है, तो ऐसा गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा 200 24 घंटा मिलेगा। हो सकता है कभी आपको 200 मिले, कभी चेक करना, कभी आपको 100 ही मिलेगा, कभी 50 मिलेगा, कभी 40 मिलेगा, और कभी 10 भी मिल सकता है, राइट। ये डिपेंड करते हैं, इसको बोलते हैं मीडिया शेयर्ड मीडिया इंटरनेट कनेक्शन। तो इसलिए ब्रॉडबैंड ये अनरिलायबल होते हैं, ये रिलायबल नहीं होते हैं, ये लीज लाइन नहीं होते हैं, ये आपके नॉर्मल इंटरनेट मीडिया होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। क्लियर? यस सर। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, एक मेरे व्यूअर हैं यूट्यूब से देख रहे हैं, एक तो है, बोल रहे हैं कि सर वर्षा कब लॉन्च करोगे? देखो जी, वर्षा हम लॉन्च करेंगे जल्दी ही, थोड़ा मेरे पास बैंडविड्थ की दिक्कत है एक्चुअली, मेरे बैच बहुत सारे हो गए हैं, तो थोड़ा सा मैं, मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ाने के लिए वर्षा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी एक आध बैच फिनिश हो, तो वर्षा ही मैं launch करूंगा एसडी इवेंट, क्योंकि कई लोग क्वेरी आ रखी है मेरे पास, और कई लोग वेट कर रहे हैं वर्षा के लिए। तो मैं जल्दी ही लॉन्च करूंगा, सॉरी फॉर दैट। दूसरा क्वेश्चन फिरोज पूछ रहा है मेरे से कि सर व्हाट इज वीआरएफ, राइट। सो फिरोज जी, वीआरएफ जो होता है ना, इसको बोलते हैं वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग, राइट। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग। सो इसको बोलते हैं वीआरएफ। इसका मतलब क्या होता है, अब समझो। मतलब ये होता है, एक राउटर होता है, जैसे आपका राउटर है, मान के चलो कि ये आपका राउटर है। इस राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल होती है, राइट। इस राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल होती है। अब इस राउटिंग टेबल के अंदर क्या होता है, सारे तरह की राउटिंग की इंफॉर्मेशन होती है, चाहे आपका रिप का राउटिंग हो या आपका स्टैटिक हो, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो, या आप एसपीएफ चला रहे हो, या आप बीजीपी चला रहे हो, चला रहे हो, ये सारे राउटिंग इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल के अंदर होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस राउटर के अंदर बहुत सारी राउटिंग टेबल बन जाए, मतलब एक ना रहे, बहुत सारी बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट जो एक राउटिंग टेबल, आप कोई भी राउटर खरीदते हो, ये राउटर आपका, जब राउटर आपने खरीदा, जैसे इसका नाम R1 है, तो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, मैं लिख देता हूँ, याद रखना इस वर्ड को, बाय डिफॉल्ट वन राउटिंग टेबल विल बी इनसाइड ऑफ राउटर। ठीक है, आपको रहेगा ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट वन आपका राउटिंग टेबल रहेगा, जिसको तो बोलते हैं ग्लोबल राउटिंग टेबल। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल राउटिंग टेबल। सो ये आपको राउटिंग में राउटिंग टेबल रहेगा ही रहेगा, इसको आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, चेंज भी नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं ग्लोबल राउटिंग टेबल। इस राउटर के अंदर एक ग्लोबल राउटिंग टेबल आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ, इसको आप हटा भी नहीं सकते हो, इसको आप रिमूव भी नहीं कर सकते हो, इसको डिलीट भी नहीं कर सकते हो, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने का मतलब, मैं चाहता हूँ कि इस राउटिंग टेबल के अंदर मल्टीपल राउटिंग टेबल बना दो, तो ये कैसे बनेगा? तो उसके लिए आप ईआरएफ यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग। मतलब एक राउटर के अंदर आपको मल्टीपल राउटिंग टेबल बनानी है, तो आप वीआरएफ का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। इसका काम ही होता है कि राउटर
के अंदर आपकी एक एडिशनल राउटिंग टेबल क्रिएट कर देना, इसको बोलते हैं वीआरएफ। इसके बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे ये इंटीग्रेट होता है, कैसे राउटिंग टेबल ग्लोबल वीआरएफ की राउटिंग आपस में एक्सचेंज होती हैं, कैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लोबल राउटिंग टेबल में जो वीआरएफ ने सॉल्व कर दिया। तो वो सब एडवांस चीजें हैं, बट मैं आपको डेफिनेशन बता दिया कि अगर कोई पूछता है व्हाट इज वीआरएफ, ये वीआरएफ होता है सिंपल वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग। आपको एक राउटर के अंदर बहुत सारे राउटिंग टेबल क्रिएट करना। सर कोई राउटर है, जैसे हमारा 4331 राउटर है, 4000 सीरीज का है, तो उसको हाँ हमें वीआरएफ बना तो कोई कमांड परफॉर्म करना पड़ता है क्या? हाँ, करना पड़ता है ना। जैसे जैसे कोई राउटर आपके पास है, तो अगर आप, जैसे ये राउटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो आप लोग जब पूछ रहे तो बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये राउटर है, कोई भी राउटर में खोल लेता हूँ। जैसे ये राउटर है, ठीक है, R13। तो इस राउटर में मैं गया, तो ये स्विच है, राउटर की इमेज डालनी पड़ेगी तो देखता हूँ ये क्या है, ये भी स्विच तो नहीं है। एक सेकंड मैं, अच्छा चलो, ये तो राउटर ही होना चाहिए। हाँ ये राउटर है, ठीक है। तो ये मेरा राउटर है। फिरोज पूछ रहे हैं कि एसडी वैन में वीआरएफ कॉन्फ़िगर है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे फिरोज जी? एसडी वैन में वीआरएफ भी यूज होता है और उसको वीपीएन भी बोलते हैं। तो थोड़ा रुकना पड़ेगा टाइम, मैं बताता हूँ, पहले इसको दिखा देता हूँ ये कैसे होता है। जैसे होस्ट नेम इसका मैं डाल देता हूँ इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है। सॉरी, कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने क्या? होस्ट नेम आई इंटरनेट, अब सही है। तो जैसे ये राउटर है, मैं इसको राउट देखता हूँ, तो देखो इसके अंदर एक राउटिंग टेबल है, इसके अंदर स्टैटिक राउट कुछ पड़े हुए हैं, राइट, देख रहे हो आप लोग। अगर इसके अंदर मुझे वीआरएफ बनाना है, तो वीआरएफ बनाने के लिए इसके दो कमांड्स होते हैं। मैं जाकर सिंपली, जैसे अभी मैं देखा शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, तो मुझे एक राउटिंग टेबल दिख रहा है। ये राउटिंग टेबल जो दिख रहा है ना, ये जो राउटिंग टेबल, इसको बोलते हैं ग्लोबल राउटिंग टेबल। शो आईपी वीआरएफ में करता हूँ, तो आपको कोई भी वीआरएफ नहीं दिख रहा है, मतलब कोई भी एडिशनल राउटिंग टेबल इसमें नहीं बनी है। तो मुझे वीआरएफ बनाना है, तो बहुत इजी होता है। कैसे वीआरएफ बनाना है, इसके दो तरीके होते हैं। एक कहता है आईपी वीआरएफ, और वीआरएफ का नाम डाल दो, राइट। तो मैं डालता हूँ जैसे ABC, ये मेरा वीआरएफ है, ये मेरा वीआरएफ बन गया। फिर ये पूछे कुछ इसका RD डालना है, RT डालना है, बीच भी डालना है, तो मैं कुछ नहीं डालता हूँ, ये डाल देता हूँ सीधे। तो मैं अगर फिर से चलाता हूँ स्वाइप वीआरएफ कमांड, तो देखो मेरा एक वीआरएफ बन गया, बट इसमें कोई RD इंटरफेस कुछ भी मैप नहीं है। एक तरीका ये हो गया कि आपको सिंपली कमांड चलाना है। कौन सा कमांड? IP वीआरएफ, इसे वीआरएफ बना सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि इसमें कमांड होती है वीआरएफ डेफिनेशन के। सो वीआरएफ डेफिनेशन में जाकर कोई भी आप वीआरएफ जैसे XYZ में बनाता हूँ, तो एक दूसरा तरीका होता है वीआरएफ बनाने का। तो मेरा एक और वीआरएफ बन जाएगा। अब दूसरा वीआरएफ मैं देखता हूँ, सभी वीआरएफ देखो, तो एक दूसरा वीआरएफ इसलिए नहीं दिखा रहा है कि उसके अंदर कुछ आपको एडिशनल चीजें, एड्रेस, फैमिली, RD RT, जब तक मैप नहीं करोगे तब तक वो दिखाएगा नहीं। तो अगर मैं रनिंग कन्फिग्रेशन में दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है IP वीआरएफ तो Yes. दिखा रहा है, बट आपका XYZ वाला नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसमें आपको कुछ एडिशनल फील्ड भी करना पड़ेगा। इस तरीके से वीआरएफ बनाते हो। फिर इसके अंदर राउटिंग कैसे होती है वो एक अलग डेफिनेशन होता है, बट वीआरएफ बना सकते हो। अब मैं चाहता हूँ शो आईपी राउट, और मैं चाहता हूँ कि एक साथ में वीआरएफ की भी राउटिंग टेबल देख लूँ और एक साथ में ग्लोबल भी देख लूँ। तो उसका कमांड क्या होता है? तो मैं एक एस्ट्रिक यूज कर दो, यहाँ पे वीआरएफ लिख दो। आप आपकी एक मिनट, शो आईपी राउट, इसके अंदर वीआरएफ, देन ये कमांड आप यूज कर दो। तो ये क्या करेगा, देखिए अब ये कमांड बहुत लोगों को पता नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आपके जितने वीआरएफ होंगे ना, उसका भी राउट दिखा देगा। देखिए वीआरएफ राउटिंग टेबल दिखा रहा है, ABC का भी दिखा रहा है और आपका ग्लोबल का भी दिखा रहा है, दोनों एक साथ दिखा रहा है। तो ग्लोबल भी दिखा देगा, और जितनी वीआरएफ है, 10 वीआरएफ है, 10 का भी राउट दिखा देगा। तो ये ये इस तरीके से आप बेसिकली वीआरएफ को कॉन्फ़िगर कर सकते हो और वीआरएफ देख सकते हो। तो मैं इसको सिंपली रिलोड कर दे रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मुझे वीआरएफ का नहीं चाहिए। तो मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, तो कॉन्फ़िग यहाँ पे चली जाएगी। अब फिरोज जी पूछ रहे हैं कि सर एसडी वैन में वीआरएफ कॉन्फ़िगर है या नहीं है, कैसे चेक कर सकते हैं? तो देखो एसडी वैन में फिरोज जी आपके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक आपका सीएज होता है, एक वीएज होता है। तो देखो ये जो साइट है ना सीएज वाली, इस पे वीआरएफ नहीं यूज होता है। इसको हम जो यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं VPNs, इसको बोलते हैं VPN, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको वीआरएफ नहीं बोलते हैं। जो इस पे बनाएंगे अभी हम VPN यूज करेंगे, VPNs होते हैं, राइट। और जो सीएच बनाएंगे इस पे वीआरएफ होते हैं। तो आपकी एसडी वैन की साइज अगर आपकी सीएच है,
तो आप उसमें वीआरएफ कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कैसे कॉन्फ़िगर है। सो एसडी वैन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, आपको मैं कमांड दिखा रहा हूँ, क्या कमांड चलानी है आपको। आपको ये कमांड चलानी है, जैसे ये सीएच पे मैं गया तो आपको जाकर इस पे कमांड चलानी है। मैं आपको चला के दिखा भी देता हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं। ये है जो एसडी वैन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कमांड चलाओगे तो आपकी एसडी वैन की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो भी वीआरएफ होंगे सारे दिखा देंगे। अगर ये एसडी वैन कमांड नहीं लगाओगे तो आपको नहीं दिखेगा। देखो सारे दिखा रहे हैं, तो इसके अंदर आपके वीआरएफ कोई कॉन्फ़िगर होगा तो दिखा देगा। सो एमपी है, एसडी वैन है, तभी इसमें कोई वीआरएफ हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो वीआरएफ इज इक्वल टू वीपीएन, ये सेम होगा कॉन्सेप्ट। अगर वीएज है तो वीपीएन बोलेंगे, अगर सीएज है तो उसको वीआरएफ बोलेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। वीआरएफ कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी सीएज पे। अगर सेम चीज आपको वीपीएन पे देखनी है तो किसी वीएज को मैं खोल के दिखा देता हूँ, उस पर यही कमांड आपको चलानी पड़ेगी। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे राउटर है, इसको क्या हो गया, तो इसको मैं एडमिन में लॉग इन करता हूँ। अरे यार कोई बात नहीं, इसको एक काम करता है, इसको मैं बंद करता हूँ थोड़ा देर के लिए, मैं दूसरा खोल लेता हूँ। तो मैं जो बात कर रहा था, ये खोल लिया मैंने। इसको खोलने के बाद सुमति जी बोल रही हैं कि सर साउंड कभी कभी ठीक से नहीं आती है। आई थिंक मेरा साउंड तो सबको क्लियर आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सर बीच बीच में कभी कभी हो जा रहा है। हो जा रहा है यार, कैसे हो रहा है ये? आप लोग बताओगे मुझे तभी पता चलेगा ना, मुझे नहीं पता है। सबको दिक्कत आ रही है क्या, बीच में कभी डिस्टर्ब हो जाती है? पता नहीं यार कैसे हो यस रहा है। सर। ओहो, तो प्रॉब्लम है यार। एक मिनट, ऐसा क्यों हो रहा है ये? अभी जब होगा तो मुझे आप लोग बताना, ठीक है? अभी जब ऐसी चीजें हों तो आप लोग मुझे बताना। बीच में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा। देखता हूँ कोई एसपी का दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा से खोजना, पहले फिरोज जी को दिखा देता हूँ कि एक तो सीएच को दिखा दिया, अगर इनको वीएच में देखना है कैसे देखेंगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अभी सिस्टम इंस्टॉलेशन में है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, तो ये थोड़ा सा समय लेगा, फिर ये दिखाएगा। फिर हमारी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे जहाँ पे हमारी पेंडिंग थी स्टोरी। एडमिन अभी भी इंस्टॉलेशन पे है। तो आई थिंक अब हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, एक बार देखते हैं इसको। तो ये मेरा सिस्टम रेडी हो चुका है, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, इसको करता हूँ लॉगिन। फिर से ये पासवर्ड मांगेगा चेंज करने के लिए। तो फिरोज जी अगर यहाँ पे आपको चेक करना है तो आपको सिर्फ सोरेन कॉन्फ़िगरेशन चलानी है। जैसे ही सोरेन कॉन्फ़िगरेशन आप चलाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि आपके अंदर क्या वीपीएन कॉन्फ़िगर है। देखो बाय डिफॉल्ट आपको इसमें ना वीपीएन जीरो मिल रहा है, तो वीपीएन जीरो मतलब एक तरह से वीआरएफ ही है आपका, ये कोई दूसरी चीजें नहीं है, ये वीआरएफ ही है आपका वीपीएन जीरो जो कॉन्फ़िगर है। तो इस वीआरएफ को आप ऐसे तरीके से देख सकते हो, वीपीएन 512 कॉन्फ़िगर है, तो ये भी वीआरएफ की तरह ही काम करते हैं। इस तरीके से आप वीआरएफ चेक कर सकते हो, डिपेंड करता है। अगर सीएच है आपका तो आपको वीपीएन की जगह वीआरएफ लिखा हुआ मिलेगा, अगर वीएच है तो आपको यहाँ पे वीपीएन लिखा मिलेगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। होप आपका आंसर क्लियर हो गया। ओके, सो अब मैं बात कर रहा था कि हम लोग कहाँ थे। हम बात कर रहे थे कि ये आर्किटेक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट? तो इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे कैसे हैं, क्या चीजें हुई। तो देखो एक चीज तो मैंने बताया था कि इसको करने से फायदा ये हुआ कि आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी रिलायबल हो गया। रिलायबल से आप चीजों को आप एक्सचेंज कर सकते हो बहुत ही फास्टली। अब इसको ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपके 100 ब्रांच हैं, राइट? 100 ब्रांच हैं तो कितने राउटर होंगे? कम से कम एक ब्रांच पे 2 राउटर होगा,
तो 100 × 2 मतलब आपके जो टोटल राउटर होंगे 100 × 2, आपके जो टोटल राउटर होंगे 200 होंगे। ये आपके राउटर्स हो जाएंगे, ये आपके राउटर्स हो जाएंगे। अगर आप इंजीनियर हो, आप लोग नॉक में काम कर रहे हो या फिर मतलब किसी भी इम्प्लीमेंटेशन टीम में या ऑपरेशन टीम में काम कर रहे हो, तो नॉक या ऑप्स में कहीं भी काम कर रहे हो, तो क्या होगा आपका। तो बेसिकली होना ये है कि जब आप इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को आपको अंजाम देना होगा, जिसपे आपको पूरे राउटर पे स्टैटिक राउट ऐड करना है, राइट। आपको कितने राउटर पे स्टैटिक राउट ऐड करना है, पूरे हर लोकेशन के राउटर पे, तो 200 राउटर पे आपको स्टैटिक ऐड करना है, राइट। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पूरे राउटर पे लॉग इन करना पड़ेगा, जितने भी आपके राउटर्स हैं सारी साइट्स पे लॉग इन करना पड़ेगा। आपके इंजीनियर्स लग जाएंगे, सबको लॉग इन करेंगे, सबको लॉग इन करेंगे, सबको लॉग इन करेंगे, और फिर जाके उस पे स्टैटिक राउट को ऐड करने की वो लोग कोशिश करेंगे। तो जब वो कोशिश करेंगे, तो बेसिकली उस कोशिश में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलतियां भी हो जाए, राइट। क्योंकि देखो, राउटर जब मैं बात कर रहा हूँ, तब हम ये वाले राउटर की बात कर रहे हैं, पुराने वाले की। इस राउटर का अपना कंट्रोल ब्रेन है, इसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो जो मैं इस पे करूंगा इसके लोकल ब्रेन में रहेगा, राइट। इससे कोई इन्फ्लुएंस, इससे लेना देना नहीं है। तो अगर मेरे 200 राउटर हैं, तो 200 पे ही मेरे को सब पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से एक मोनोटोनस वर्क हो जाएगा, और लगेगा यार क्या मैं कर रहा हूँ, एक ही चीज को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और कभी एसएनएमपी की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, कभी राउटिंग लिस्ट, एक्सेस लिस्ट, कभी कुछ कुछ आते रहेगा, और आपको हर बार ऐसा करते रहना पड़ेगा, हर ब्रांच पे जाकर करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ यार, एक काम करते हैं ना, ये जो ब्रेन है, जो सीपीयू जिस पर राउटिंग करना पड़ता है, इनको सीपीयू को सबके दिमाग से निकाल लेते हैं, सबका ब्रेन निकाल लेते हैं। और ब्रेन निकालने के बाद मैं ना एक जगह इनका इकट्ठा कर लेता हूँ। तो मैंने एक डब्बा बना लेता हूँ यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, ये एक डब्बा बनाया, और मैं बोला बेटा तू जो यहाँ पे तेरा ब्रेन है ना, तू यहाँ आ जा। तो सारे ब्रेन को मैं निकाल निकाल कर, ब्रेन बस, उनका हार्डवेयर को बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी 200 ब्रेन है ना, मैं इनको यहाँ निकाला और सबको इस डब्बे के अंदर डाल दिया। तो इस डब्बे के अंदर टोटल आपके 200 ब्रेन हो गए। तो ये 200 ब्रेन यहाँ पे आ गए। मान के चलो ये सब आपके 200 ब्रेन्स हो गए, जो यहाँ पे आ गए आपके इस डब्बे के अंदर। अब इस डब्बे के अंदर आपके 200 जब ब्रेन आ गए, तो ये तो डब्बे सारे ब्रेनलेस हो गए, राइट। अब ये ब्रेनलेस हो गए, इनके पास दिमाग है नहीं, तब ये कैसे काम करेंगे। तो अब काम करने के लिए फिर से उनको ब्रेन के पास जाना पड़ेगा। तो जो इनको हमने ब्रेनलेस किया ना, जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया इनको ब्रेनलेस करने के लिए और ब्रेन को इकट्ठा करने के लिए, तो जैसे ही हम ब्रेनलेस कर देंगे इनको, तो बेसिकली ये बन जाएंगे एक तरह से फिजिकल बॉक्स। और इनका सिर्फ यही काम रहेगा कि एक तरह से पोर्ट की तरह काम करेंगे, स्विच पोर्ट की तरह काम करेंगे। मतलब पैकेट आया और उसको भेजना है, लेकिन जब भी इनको भेजना पड़ेगा अपने ब्रेन के पास जाएगा। तो ये ब्रेन जो हुआ एक जगह सेंट्रलाइज हो गया, मतलब सारे ब्रेन को एक जगह सेंट्रलाइज कर दिए। तो इनको जब भी कुछ भी डिसीजन लेगा होगा, तो अपने ब्रेन के पास जाएंगे, किसके थ्रू, ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ये जो ब्रेन को हमने सेंट्रलाइज किया ना, इसी को हम बोलते हैं कंट्रोलर्स। मतलब आपका जो कंट्रोलर्स है उसके पास सारा ब्रेन और सोचने की कैपेसिटी होगी, और जो राउटर है वो डब्बा हो जाएगा, उसके पास कोई सोचने की कैपेसिटी नहीं होगी, जो हमारा आर्किटेक्चर बोलता है। बट ऐसा नहीं है कि राउटर कुछ नहीं सोच सकता है, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें राउटर भी कुछ सोच सकता है। वो क्या कंडीशंस होंगी, एडिशनल फीचर है, राउटर को दिया जाता है प्रिविलेज। जब कोई ऐसी नौबत आ जाए कि मेरा ब्रेन डेड हो गया, तो मैं मर गया, नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास कुछ स्पेशल अथॉरिटी मिलेगा कि तुम्हारा ब्रेन डेड हो जाए तो कुछ चीजों को तुम यूज कर सकते हो। तो वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट में ब्रेनलेस बनाना, डब्बों को, ब्रेन को इकट्ठा करना, दैट इज नोन एज एसडी वैन आर्किटेक्चर। तो जो एसडी वैन का कंट्रोलर होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल लोकेशंस ब्रेन, जहाँ पे एक सेंट्रलाइज आपके सारे ब्रेन इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं से डिसीजन होती हैं। तो अब अगर आपको 200 राउटर पे राउटिंग इन्फ्लुएंस करना है, तो आपको एक ही स्टैटिक राउट डालने के लिए 200 पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ब्रेन पे लॉगिन करो, और एक जगह लॉगिन करने के बाद एक राउट डालो, और एक ही साथ आपके 200 राउटर पे ये जाकर अप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सो दिस इज नोन एज द ब्रेन। ये एक फायदा हो गया कि अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है, कोई ट्रबल शूटिंग करना है, तो आपको बार बार आपको हर ब्रेन पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक डब्बे पे लॉगिन करो, और वहां से जाकर आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हो, और आप अपने ट्रबल शूटिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। तो एक एग्जांपल हो गया।
इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अब क्या होते हैं देखिए यहाँ पे, तो बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आपकी जो नेटवर्क की कैपेसिटी होती है दैट इज गोइंग टू बी इम्प्रूव। तो ये इम्प्रूव कैसे होता है, क्योंकि आपका जो ट्रबल शूटिंग है, आप बार बार जाकर 200 डब्बे पर राउटिंग चेक कर रहे थे, आप उसको ट्रबल शूट करने की कोशिश कर रहे थे, आप उस पर कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे थे, वो सब नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली बैठकर किसी कंट्रोलर पे, और वहां कंट्रोलर पे बैठने के बाद आप क्या करो कि उस कंट्रोलर के बैठने के बाद आप एक ब्रेन को यूज करो, और उस ब्रेन को यूज करके आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इस पे सेंट्रलाइज डैशबोर्ड आपको मिलता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मिलता है, सर मेरा सेंट्रलाइज। क्वेश्चन था, हाँ सर जैसे कि आपने बताया कि ये जो है वी मैनेज सबको हैंडल करता है क्योंकि सारा ब्रेन इसके पास होता है सारे राउटर का। अगर मेरा कोई राउटर फॉल्टी, कुछ उसमें कॉन्फ़िगरेशन उड़ गई या कुछ मिसकॉन्फ़िगर हो गया, तो मुझे क्या कहते हैं वी मैनेज से उसको, वो CLI GUI मोड में है, अगर मैं मैनुअली इसको साइड पे कॉन्फ़िगर करने जाऊंगा, अगर मैं उसे करता हूं, तो जब तक वी मैनेज से परमिशन नहीं होगा, वो CLI में नहीं होगा, तो कोई कॉन्फ़िगरेशन इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन अर्जुन, रियली अप्रिशिएट। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपका कोई राउटर, जैसे ये राउटर है और ये आपका फॉल्टी हो गया, राइट? जी। तो फॉल्टी होने के बाद ये तो पहले चीजें, अगर फॉल्टी हो गया तो क्या इसकी रिचेबिलिटी आपकी चली गई या है रिचेबिलिटी, पहले सर क्वेश्चन का। एक्चुअली फॉल्टी नहीं, अगर इसके अंदर कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गई, अब ये GUI मोड पे वी मैनेज के साइड से, क्योंकि हम्म CLI और GUI मोड होते हैं। अब मैंने जो सारे कर रखे हैं वो मैंने GUI मोड पे कर रखे हैं। अगर हम्म कि मैंने हाँ अपने इंजीनियर को फोन करके बोला कि आप अपने एंड से कॉन्फ़िगर कर दो, हम्म और मेरी रिचेबिलिटी ब्रेक हो गई, ठीक है, तो उसको हम्म कॉन्फ़िगरेशन जब करनी है, जब वो GUI मोड में होगा, अगर मैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, उसमें लिखा आ रहा है कि GUI मोड इज नॉट परमिटेड, समथिंग लाइक। आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है, और इसका आंसर सिंपल सा, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड दूं, अगर आपका राउटर वी मैनेज मोड में है, ठीक है, अगर ये आपका राउटर वी मैनेज मोड में है, वी मैनेज मोड का मतलब क्या होता है, इट इज मैनेज्ड बाय वी मैनेज। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्फ़िगरेशन पुश्ड बाय वी मैनेज। तो अगर ये वी मैनेज से कॉन्फ़िगरेशन पुश किया गया है इस राउटर पे, तो लोकल कॉन्फ़िगरेशन कांट बी परमिटेबल। ठीक है, तो ये आप लोकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, आपका लोकल इंजीनियर नहीं कर पाएगा। क्लियर? कि आपको कोई चांस नहीं है कि आप इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो लोकली, जब तक ये वी मैनेज में है। अगर आपको लोकली करना है तो इसको आपको CLI मोड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अभी कैसे कन्वर्टन होते हैं, ये इट्स पार्ट ऑफ आवर कोर्स, हम सीखेंगे, ठीक है? ये क्लियर? इसका कोई ऑप्शन नहीं है इसका? कोई ऑप्शन नहीं है, यू कैन नॉट डू। तो वी मैनेजमेंट में कैसे करोगे, आपको फिर वी मैनेज से ही कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जब तक मैं वी मैनेज से CLI मोड में ना डाल देता, अगर हाँ नहीं, CLI जब तक आप भी मैनेज से CLI मोड में नहीं डाल देते हो, या फिर आप राउटर को ब्रेक कर दो फिर नेटवर्क से, तो अपने आप ही CLI मोड में कन्वर्ट हो जाएगा वो। नेटवर्क रिचेबिलिटी खत्म कर दो उस पर। पंकज सर, वही एक चीज है, अगर आपका राउटर आइसोलेट हो गया तो ऑटोमेटिकली हाँ वो CLI मोड में आ जाता है। हाँ अगर हाँ, वी उसे मैनेज से हट गया तो CLI मोड में हाँ आ जाता है, तो आप उधर खाली आपका BGP जो कि इंटरफेस कुछ भी है, मान लो आप वी मैनेज में शट डाउन कर दिया तो आइसोलेट हो गया, तो दोनों का आइसोलेट हो गया, तो इसको भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो CLI मोड में ऑफ करने के लिए। और ऑफ करने के बाद जब आप टेम्पलेट पुश करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो वी मैनेज मोड भी हो जाएगा, और जो सारे का हम्म सारा आपका जो कॉन्फ़िगरेशन वो वी मैनेज का ही अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट धीरेन्द्र जी। तो ये बेसिकली आपको सिचुएशन ऐसी आ जाए तो आप ऐसे हम्म। ब्रेक करके कर सकते हो, लेकिन अगर आप हाँ जब हाँ। तक आप वी मैनेज मोड में है तब तक आप नहीं कर सकते हो, इट इज आपके नहीं कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेगा ही नहीं। नहीं, वो कमिट हाँ नहीं लेगा आपका, राउटर भी कमिट हाँ नहीं लेगा। हाँ, कमिट नहीं लगा आपका। क्लियर अर्जुन जी? यस सर, थैंक यू। ओके। तो अब हम बात कर रहे थे कि हमारा बहुत सारे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हमारे पास ऑप्शन है, ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, इन कंट्रोल प्लेन, जो हम पढ़ेंगे एक एक करके सारी चीजें। उससे पहले जो हमारी बात है कि हम बात कर रहे थे कि बॉस, हमारा जो राउटर है, जो हमारा सिक्योरिटी, जो हमारा इम्प्रूव ऑफ द परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी सिक्योरिटी की। अब जैसे नॉर्मल पहले राउटर होते थे, इसमें सिक्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन जो SD-WAN राउटर होता है ना, उसमें सिक्योरिटी इनबिल्ट होता है, राइट? आप चाहो तो सिक्योरिटी को आप यूज कर सकते हैं, जैसे URL फिल्टरिंग करना आपको,
आईपीएस आपको इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम इनेबल करना है, वो कर सकते हो आप। इस पे एसीएल लगा सकते हो, इस पे पॉलिसी लगा सकते हो आप। एक जोन से दूसरे जोन की कॉन्फ़िगरेशन को अलाउ या ब्लॉक कर सकते हो। जोन बेस्ड सिक्योरिटी आप इसमें कर सकते हो। तो ये सारे आपके फीचर्स होते हैं। लोअर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपके नेटवर्क में आप इस वैसे समझो कि पहले जैसे मैंने एक बनाया था कि आपको बार बार स्टैटिक राउट डालना है, ट्रबल शूटिंग करना है, तो आपको कितनी सारी राउटर पे चेंज करना पड़ता था, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रबल शूटिंग होती थी। वो सारे चीजें आपकी यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती हैं, और आपका एसडी वैन में आपको एक सिंगल डैशबोर्ड होता है जहाँ पे बैठे बैठे सब कुछ दिखता है। और आपको वहां से आपको चीजें, मैं आप एक डैशबोर्ड थोड़ा सा खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं। सर एक बार जो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है वो वाला आप ओपन कर लो, मेरे को उससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। कौन सा है सीएलआई राउटर का कॉन्फ़िगरेशन? जो आपने लैब बना रखी है उसमें। अच्छा, इस लैब में, हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है इसमें। सर इसमें जो आपका ये जो वी मैनेज है ना, हाँ इस हाँ, पर एक बार पॉसिबल हो तो आप ओपन कर लो, तब मेरा क्वेश्चन था इसमें सर। कौन सा भी मैनेज ओपन कर बताइए। ये जीयूआई में ओपन करना था सर, इसका मेरे को एक बार डैशबोर्ड देख के ना वहां से अच्छा, एक्चुअली वी मैनेज अभी ना हमारा अभी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो आज मैं ओपन नहीं, इस बिल्कुल भी जीरो। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस पे मैंने बिल्कुल कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो इसको ना मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। तो मैं अभी मतलब अगले क्लास से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करूँगा। उसको पहले मैं थ्योरी बताने वाला हूँ। देखो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बट मैं खोल रहा हूँ, रुको अभी आपको दिखाने के लिए मैनेज खोल रहा हूँ। आप पूछना, रुक जाओ 1 मिनट मुझे, तो बस सोच रहा हूँ, खोल रहा हूँ, 1 मिनट रुको बस। क्लाउड, 1 सेकेंड था मुझे। सर हम भी पार्टनर है सिस्को के, बट हमें डी क्लाउड का एक्सेस नहीं देते। नहीं देते। हाँ भाई यही प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम पड़ती है इसमें सब कुछ। एक एक मिनट रुको, मैं वही खोल रहा हूँ। मेरे पास है एक्सेस, मैं अभी वही दिखाता हूँ आप लोग को। डेवनेट डी क्लाउड, मेरे पास है एक्सेस सैंडबॉक्स का, तो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ अभी। तो आप मुझे 1 सेकंड इसको लॉग इन कर लूँ, क्योंकि क्रेडेंशियल मैं एक्सपोज नहीं कर सकता। बस 1 सेकंड दो, बस इसको लॉग इन कर लूँ। तो लॉग इन विद माई सिस्को आईडी, इसको मैं करता हूँ। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार इस सर पे। अगर किसी फ्रेंड से ले लें तो कुछ ऐसा तो नहीं कि हम उसमें कुछ नहीं नहीं नहीं, किसी से ले सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, आपको जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा कभी आपको जरूरत नहीं पड़े कभी तो। मिसकॉन्फ़िगरेशन का या कुछ ऐसा इशू, इसी वजह से हमारे जो सीनियर है वो देते नहीं है कि कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया तो उनको कहीं पे ना करना पड़ जाए सिस्को के अकाउंट हाँ, पे कुछ बात बात तो है, बात तो है, ये सारी चीजें तो हैं। एवर डी क्लाउड का है, अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े तो आप मुझे बताना, मैं आपके हेल्प। सैंड बॉक्स है, मैं यहाँ पे गया, तो मैं आपको एक वी मैनेज खोल कर दिखाता हूँ। मेरी लैब बेसिकली कॉन्फ़िगर होती है, बट समहाउ इस बार कॉन्फ़िगर नहीं है, तो फिर मैं आपको एस डी वैन के है ना, कहाँ गया, डीएनए सेंटर हो गया मेरे पास। एस डी वैन कहीं दिख रहा है आप लोग? ऑलवेज ऑन, ये है ना सिस्को एस डी वैन, रिजर्वेशन वाला है, ऑलवेज ऑन, ये रहा ना। मैं इसको खोल लेता हूँ। हाँ, एस डी वैन ऑलवेज ऑन। तो ये है हमारा एस डी वैन, इस तरह है यूजर नेम, ये रहा इसका पासवर्ड। तो मैं वी मैनेज पे आ गया, ठीक है। तो हमारी लैब भी रेडी हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ आप लोग के साथ करूँ। हाँ, अभी देखिए वी मैनेज हमारा। अब बताइए क्या क्वेश्चन था आपका, हम वी मैनेज पे आ गए हैं। सर मॉनिटर में जाके एक बार, मॉनिटर में जाके, मॉनिटर वाले मॉनिटर में टैब में जो ऊपर हाँ सेकंड हाँ हाँ, ठीक है बताइए। जाके नेटवर्क में जाके, हाँ, सर इससे कुछ साइट अटैच हैं, जैसे हमारी साइट वन पे ही चली जाइए सर। ये सी एच साइट 1 पे चला गया, ठीक है। जी सर, अब इसके अंदर अपना इंटरफेस। इंटरफेस पे गया, ठीक है। जी सर, एक्चुअली यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है सर, हमारे जो है ना क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे जो यहाँ पे डाटा चाहिए ना, अगर आप हम्म इथरनेट 1 2 पे क्लिक करोगे एक बार, समझ दे, फ्लो चार्ट यहाँ पे आना चाहिए, राइट। हाँ तो यहाँ पे जो है हमारा मंथली अगर हम फिल्टर लगाते हैं कस्टमाइज के थ्रू, तो जो हम्म डाटा है ना वो डिजिट में शो नहीं करता, वो
ग्राफ में शो करता है, बट क्लाइंट कहता है कि ना मुझे चाहिए क्या कहते ये हैं। है नहीं, यहाँ पे सही कर दो ना, देखो ना यहाँ पे क्या देखना, आपके ये सारे ऑप्शंस हैं, ये केबीपीएस में, पैकेट्स में, ऑक्टेट में, ये चार्ट ऑप्शन के है ना, इसमें चेंज कर दो आप जो चाहिए। बट सर डिजिट में नहीं दिखता ना, वो ग्राफ में दिखता है अगर मुझे मंथली चाहिए। और उस पे क्लिक करोगे तो डिजिट भी लिख के आएगा मेरे दोस्त, मैं आपको दिखाता हूँ। उस पे जब जब ग्राफ जब दिखेगा ना आपको, उस पे लाइन ले जाओगे ना ऐसे कर्जर, तो उस पे लिख के आएगा कितनी एमबीपीएस का आ रहा है। बट सर मुझे मंथली उनको देना होता है कि मेरा ना बीएसएनएल अच्छा। कोई भी एक्सवाई रेटेल का, और सॉरी क्या कहते हैं मेरा क्या कहते हैं जियो का, हम्म और एक दूसरा कोई आईएसपी है बीटी का, हम्म तो उसका कितना कितना लिंक यूटिलाइज हुआ है। अच्छा, आपको डिजिट पे देना पड़ेगा, आप ये बोल रहे हो? डिजिट में, बट इसमें ग्राफ में शो करता है। हाँ, ये ग्राफ में शो करता है, यहाँ पे आप जो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हो डिजिट का ऑप्शन है हाँ नहीं जैसे है एक्सेल में इसमें। कुछ जगह यहाँ पर ऐसा है ना कि हमें एक्सेल में हम्म इनपुट मिल जाती है, जैसे कि हमें लॉग्स की एक मिल मिनट, जाती है। वैन थ्रूपुट में आपको, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं? एक काम करते हैं, थोड़ा इसको होल्ड करते हैं, मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अब वो कहाँ है मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। बट आपका जो क्वेश्चन सर बिल्कुल जैसे वैलिड, आप हम यहाँ चाहते पे हो। एशियन लॉक्स का देखें, जो नीचे हम्म अभी आपने करा था, एशियन हम्म लॉक्स इवेंट्स, हम्म इसमें नहीं, इसमें दिखाएगा, इसमें दिखाएगा, इवेंट्स में दिखाएगा, आपके जितने भी इवेंट्स होंगे जो लेटेस्ट क्रिटिकल तो मेजर सर सारे दिखाएगा। इसकी जो है एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी और जितने भी मेरे लॉक्स बने हैं वो एक्सेल में हम्म आ जाएंगे, ठीक है। बट हम्म उसमें कुछ ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ, आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। नहीं होगा तो भी मैं पता करके आपको बताऊंगा कि कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम भी चीजों को एक्सप्लोर करते रहते हैं, आरएनडी करते रहते हैं, तो दिस इज गुड थिंग, मैं इसको नोट करता हूँ। अपने ऑपरेशन में हम भी देखेंगे कि भाई ऐसा ग्राफ है कि नहीं है, वरना लैब में पहले देखता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, ठीक है। आप मुझे याद दिलाना। ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू ठीक है। सर। ओके। तो ये इस तरीके से जैसे वी मैनेज है ना, जैसे अभी डैशबोर्ड खोलोगे तो जिसके बाद डी क्लाउड का एक्सेस है, अगर नहीं है तब ले लेना दोस्तों, बड़ी अच्छी चीज है डी क्लाउड, आपको बहुत सारी फ्री चीजें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो मेरे पास है एक्सेस, एंड मैं इनका एक तरह से बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता हूँ अपनी लर्निंग के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। लैब तो है ही है, ये फ्री लैब आपको 24/7 मिलती है, कभी भी आप जाकर कुछ भी चेक करो, कुछ भी बना लो, कुछ भी टेस्ट कर लो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको मतलब चीज़ें पता चल जाएगी, और जो चीज़ चाहो वो चीज़ आपको मिल जाएगा, जिस चीज़ की लैब चाहिए आपको उस चीज़ की लैब मिल जाती है इस पे। आपको चाहिए कि आपको एसीआई की करनी है तो भी मिल जाएगी, आपको डीएनए की करनी है तो भी मिल जाएगी, आपको आईज की करनी है तो भी मिल जाएगी, वीएचबी मैनेज की करनी है तो भी मिल जाएगी, मैंने सब कुछ सर ऑलमोस्ट सर एवरीथिंग। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये हम्म जो सेशन चल रहा है ना, ये यूट्यूब हम्म पर कहीं नहीं मिल सकता, जो चीज आपने बताई ना डी क्लाउड के बारे में, कहीं अच्छा। नहीं मिल सकती ऑल ओवर। बहुत अच्छा कोई सेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों, मतलब मेरा मेरा हेल्प होता है कि लोगों को करना, ठीक है, बाकी तो चीजें चलती रहती है, बट एक्चुअल अरे भाई इन्फॉर्मेशन इसीलिए सबको। तो पंकज सर का डिमांड ज्यादा है आज का डेट में। थैंक यू देखो भाई अभी अभी स्टार्टिंग क्लास हुआ था और तुम इतने हाँ। सारा क्वेश्चन पूछा, फिर भी सर ने आंसर दे चला। तो ये मेरा सर काम का ही यार, खासियत है। मेरा मेरा काम ही यार, मैं क्वेश्चन को बड़ा मतलब मेरा क्वेश्चन से मैं घबराता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि लोग मेरे से ज्यादा क्वेश्चन पूछें, ताकि उससे एक फायदा मेरे को भी होता है कि मैं चीजों को समझता हूँ, नहीं पता होता है तो मैं उसके लिए फिर पढ़ाई करता हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मतलब यही एक खासियत है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन मेरे से पूछो, आपको जो पूछना है, गलत हो सही हो पूछो, एटलीस्ट हम उसको समझने की कोशिश तो करेंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो तो अब एक काम करते हैं कि एटलीस्ट ये बेनिफिट्स को हम थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं, और फिर आज का सेशन हम श्री गणेश यहीं पे खत्म करेंगे, फिर हम दोबारा कनेक्ट करेंगे अगले सेशन में। तो अब मैं बात कर रहा था ये कि थैंक यू यावर। मैं बात ये कर रहा था कि बूस्ट सिक्योरिटी लोअर कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें अब क्लाउड के फीचर्स को भी हम इनेबल कर सकते हैं, दैट इज व्हाट क्लाउड सिक्योरिटी। तो क्लाउड फीचर, क्लाउड सिक्योरिटी, तो ये जो पहला हमारा लेगेसी वैन था, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड विद एनीवेयर विद द क्लाउड। अगर आप करते भी तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होता था आपको, अगर एजूर के साथ करना है या फिर आप एडब्ल्यू के साथ करना है या फिर अलीबाबा या जीसीपी के साथ करना है, तो दैट इज गोइंग टू बी लाइक इट्स नॉट कप ऑफ टी कि आप आसानी से गए और चीजों को डिजाइन करके आप कर दिए, आपको चीजों को करना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर होगा। तो क्लाउड का इंटीग्रेशन वाज नॉट इजी फॉर द लेगेसी वैन, बट एसडी वैन में है। आपका कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, क्योंकि आपको एमपीएलएस पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी, आपको एक ही राउटर से फायरवॉल के फीचर ले सकते हो, एक ही राउटर से आप राउटिंग कर सकते हो, आपकी मॉनिटरिंग हो जाएगी, सिंगल डैशबोर्ड जो आप अभी जो हम ये कर रहे हैं, सिंगल डैशबोर्ड से आपका सारी चीजें, जैसे डैशबोर्ड पे बैठे बैठे मेरा नेटवर्क कैसा चल रहा है, कौन से इंटरफेस पे क्या यूटिलाइजेशन हैं,
क्या अलार्म आया, क्या क्रिटिकल है, क्या इवेंट्स हैं, किसने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, ऑडिट लॉग, सब कुछ आप देख सकते हो इसमें। क्लाउड, जैसे क्लाउड ऑन रैम्प है फॉर साइस एंड आईएस एप्लीकेशन, ये सारी चीजें भी हम इसको समझ सकते हैं। तो दिस इज व्हाट हमारे पास बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा आपका इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग, इंटेंट बेस्ड मतलब जो मेरी चाहत है उसके हिसाब से नेटवर्किंग कर सकूं, राइट, कि आप अपने हिसाब से नेटवर्किंग कर सकूं। मैं चाहता हूँ इस तरीके से ट्रैफिक मेरा फ्लो हो, ऐसे नहीं ऐसे जाए, वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। प्रिडिक्टेबल एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, मुझे कोई एप्लीकेशन है उसको मुझे यूज करना है, उसका क्या एक्सपीरियंस होगा, कितना स्लो है, कितना फास्ट है, कितना रिलायबल है, कितना अनरिलायबल है, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पास उसका हिस्टोरिकल सारा कुछ ग्राफ मिलेगा। जैसे वो अभी पूछ रहे थे अर्जुन जी ग्राफिक्स में कि उसका किस टाइम पे वो एप्लीकेशन का क्या हमारा यूजेज रहा नेटवर्क में, तो वो सारी चीजों हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इंटरफेस है, इस इंटरफेस की क्या यूटिलाइजेशन है, कौन सी क्यूएस है, क्या उसकी यूटिलाइजेशन है, कोई फ्लो है उसका क्या यूटिलाइजेशन है, कोई टॉप टक्कर वैन थ्रूपुट है उसकी क्या यूटिलाइजेशन है, कोई किसी तरीके कोई डीएनएस है, सिस्टम है, इवेंट है, ट्रबल शूटिंग है, रियल टाइम है, सब कुछ आप चेक कर सकते हो, फ्लो का चेक कर सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट आपके डीपीआई, आपका डीप पैकेट इंस्पेक्शन करना है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का लास्ट 24 आवर्स में उसने कैसे बिहेव किया, स्पेशल सेक्शन ही है देखो एप्लीकेशन का, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है क्योंकि ये डी क्लाउड है, यहाँ पे कुछ अभी इंटीग्रेशन नहीं है लैन की, इसलिए नहीं दिखा रहा, बट जब मैं दिखाऊंगा तो आपको वहां पे दिखेगा। फिर इसमें बात आता है कि एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग, दैट इज एडवांस फीचर, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब आपको फेसबुक पे आपको दो राउटर के दो पाथ हैं, राइट, मान के चलो कि ये दो राउटर लगे हुए हैं और इसके दो गेटवे हैं, एक आपका गेटवे आपका आईएसपी ये हो गया, एक आईएसपी ये हो गया, ये इंटरनेट से ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, ये मान के चलो एमपीएलएस है, ये इंटरनेट है। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब का ट्रैफिक मेरा इंटरनेट से जाए और व्हाट्सएप का एमपीएलएस से जाए, तो एप्लीकेशन के बेस पे भी राउटिंग हो सकती है। कभी कोई सोच नहीं सकता है कि ये इट इज पॉसिबल इन द एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। ये तभी हो सकती है जब आपको एसडी वैन पता हो। तो एप्लीकेशन मैं यूट्यूब का पाथ कहीं और से भेज दूं, व्हाट्सएप का कहीं और से भेज दूं, जीमेल का कहीं और से भेज दूं, फेसबुक का कहीं और से भेज दूं, ये सब पॉसिबिलिटी है। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। तो आपको जब एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से राउटिंग करना, ना कि डेस्टिनेशन राउटिंग टेबल के हिसाब से, ना लेयर 7 के हिसाब से राउटिंग करना, दैट इज नोन एज द एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। जीरो टच प्रोविजनिंग, इसका मतलब ये होता है कि आपका एक राउटर गया साइट पे जो एसडी वैन राउटर है, मैं इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक तार लगा दूंगा जो वैन कनेक्शन होगा और इसको मैं पावर ऑन कर दूंगा, बस, अब मेरा राउटर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। कैसे? मैजिक है क्या? बट यस इट इज मैजिक, होता है, ये होता है, ट्रस्ट मी, मैं करके दिखा दूंगा आप लोग को इसमें पूरी प्रोसेस की कैसे होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, जिसको जीरो टच प्रोविजनिंग बोलते हैं। आप पहले एक राउटर ले जाते थे साइट पे, आपके इंजीनियर जाता था उस पे कंसोल लेता था, लेने के बाद उसको कॉन्फ़िगर करता था स्टेप बाय स्टेप, फिर उसको बहुत सारी तामझाम करनी पड़ती थी, आज भी आप लोग करते होगे। तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, आप वेबएक्स पे सेशन लेते थे या टीम्स पे या फिर आप जूम पे, फिर उसको आप कन्फिग भेजोगे, वो बेसिक कन्फिग डालेगा, फिर आप पूरी कन्फिगरेशन करोगे, फिर वो रैक में माउंट करेगा, फिर आपको केबल लगाएगा, पावर ऑन करेगा, तब ताम झाम करने के बाद वो सारी चीजें वो आपको ऑनलाइन आएगी। लेकिन अभी एसडी वैन आप ले जाओ, सीधा डब्बा नया खरीदो, इसको पावर दो, एक केबल लगा दो वैन पे और ये डब्बा कन्फिगर्ड हो गया। कैसे? दैट इज जीरो टच प्रोविजनिंग, ये हम पढ़ेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। जीरो ट्रस्ट फैब्रिक, जीरो ट्रस्ट फैब्रिक क्यों बोलते हैं? इसको जीरो ट्रस्ट फैब्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब एसडी वैन में कुछ भी आता है, राइट, वो सब कुछ डिनाई होता है। डिनाई का मतलब कि अगर मेरा एसडी वैन में बेसिकली कुछ भी आया, मतलब इसमें कोई भी ट्रैफिक आया, तो वो बाय डिफॉल्ट डिनाई होगा। मतलब उसको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं राइट पर्सन हूँ, राइट यूजर हूँ, इसको एक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे आप कंपनी में जाते हो, किसी में अनोन हो, आप अनजान हो या आप एम्प्लॉय हो, बट आपको गार्ड तब तक घुसने नहीं देगा कंपनी के अंदर जब तक आप ये नहीं दिखाओगे कि आपके पास वैलिड आईडी कार्ड है, या आपके पास कोई इंटरव्यू लेटर है, या कोई आपकी मीटिंग की आपकी कोई कॉपी है, कोई मैसेज है, कोई ईमेल है, या कोई आप ज्वाइनिंग लेटर है आपके पास। तो गार्ड आपको जीरो ट्रस्ट बिहेवियर मतलब आपसे बिहेव करता है, क्योंकि आपको गेट से भगा देगा वो, जब तक आप उसको सही तरीके से आप उसको अपने चीजों को बताओगे नहीं। सेम चीज एसडी वैन के फैब्रिक में होता है। कोई भी बंदा इसको ज्वाइन करना चाहता है, कोई नया राउटर भी लगाना चाहते हो, या डब्बा भी, कोई बॉक्स भी, कंट्रोलर भी,
तो उसको तब तक ऑन बोर्ड नहीं करेगा जब तक वो अपने आप को ये नहीं प्रूव कर देता कि मैं सही आदमी हूँ, सही बॉक्स हूँ एसडी वैन में अटैच होने के लिए। दिस इज कॉल्ड जीरो ट्रस्ट फैब्रिक। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा एसडी वैन में होता है, और इसलिए ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारे डे टू डे वैन को ये सप्रेस करते जा रहे हैं। और ये चैलेंजेस थे हमारे पुराने वैन के, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी, कॉस्ट ज्यादा था, लिमिटेड स्केल था, नो क्लाउड रेडनेस था, फ्रेगमेंटेड सिक्योरिटी थी। फ्रेगमेंटेड सिक्योरिटी का मतलब कि आप कहीं एक जगह साइट पे फायरवॉल लगा रहे हो, कहीं आप डेटा सेंटर में फायरवॉल लगा रहे हो, कहीं ऐसे लगा रहे हो, कहीं पैलो अल्टो लगा रहे हो, बट इसमें ऐसा नहीं है। आपको एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग की लिमिटेड कैपेबिलिटी थी, बैंडविड्थ की इश्यूज थी, डिसजॉइंट सॉल्यूशंस थे। तो ये सारी चीजें बहुत चैलेंजिंग थी आपकी पुराने वैन्स में, जो आपको एसडी वैन आपको इसको रिप्लेस करता है, राइट। तो ये तो हमारे बेसिक प्रिंसिपल हो गया एसडी वैन का। आई थिंक अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोग को इतना पता होगा कि एसडी वैन हम क्यों यूज करते हैं, इसकी कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया, कैसे हम डिकपलिंग करते हैं, कैसे हम कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन और आपका स्विच फैब्रिक को सेपरेट करते हैं, करने के पीछे लॉजिक क्या है, हमारा पैकेट फ्लो कैसे होता है। अब जो बातें करेंगे, जो अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं, इसके कंपोनेंट की बात करेंगे कि भाई हमारा जब एसडी वैन बना तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, इसके ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन क्या है, मैनेजमेंट प्लेन क्या है, कंट्रोल प्लेन क्या है, डेटा प्लेन क्या है, ये वीएच सीएच क्या होते हैं, ये वी बाउंड क्या करता है, वी स्मार्ट क्या करता है, वी मैनेज क्या करता है। जब ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे एक एक करके, देखो ये सारी स्लाइड का पार्ट है, जब आपको एक एक चीज का क्लैरिटी हो जाएगा, तब हम जाकर अपनी लैब के साथ खेलेंगे। तब हम जाकर अपनी लैब जो है, तो सीसीआई की लैब है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी लैब है। इस लैब पे मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, और आपको डे जीरो से एक पीसी से लेकर मैं सब कुछ आपके सामने कॉन्फ़िगर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी करके आऊंगा पहले से, नहीं है, सब कुछ हम साथ में करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ करूंगा और आप लोग को लैब एक्सेस पे अपने घर करना है, आपको एक्सेस करना है इस लैब को, मैं रिमोट एक्सेस दे दूंगा और अपने घर से करना है। ये साथ में हम चीजों को अपने जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, लास्ट मौका है, नहीं तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? सर ये लोअर कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताया था आपने, अच्छा, बेनिफिट? ठीक है, लोअर कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बेनिफिट बताया था, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लोअर कॉम्प्लेक्सिटी, हम्म एक मिनट, इसमें अच्छा लोअर कॉम्प्लेक्सिटी, लोअर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि आपके जो, जैसे आप इसको इस तरीके से समझो, लोअर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ऑपरेशनल लोअर कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे आपके राउटर है, राइट, अब इस राउटर्स पे अगर आपके नॉर्मल पुराने राउटर्स होंगे, अगर मान लेते हैं कि कोई राउटिंग का इशू आ गया, जैसे बहुत सारे राउटर कनेक्टेड हैं एक आपके एमपीएलएस या इंटरनेट क्लाउड में, R1, R2, R3 एंड R4, कोई दो साइट है ब्रांच यहाँ पे और यहाँ पे, इनमें कम्युनिकेशन का कोई इशू आ गया, तो आपको जब ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा तो आपको एक राउटर में जाके लॉग इन करना पड़ेगा, आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा, एंड टू एंड करना पड़ेगा ना आपको। तब जाके आप डिसाइड करोगे कि भाई मेरा राउटिंग का कहाँ इशू है, तो आप कहीं बीजीपी में चेक कर रहे हो, कहीं ओएसपीएफ में चेक कर रहे हो, कहीं आप कुछ कर रहे हो, तो आपके जो ट्रबल शूटिंग की जो कैपेबिलिटी है वो दैट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे। और यही अगर एसडी वैन का राउटर होगा तो आप सिंपल एक डैशबोर्ड खोलोगे जिसको वी मैनेज बोलते हैं। वी मैनेज खोलने के बाद आप वहां पे सारी कॉन्फ़िगरेशन को रिव्यू कर सकते हो, और वहीं से बैठे बैठे आप जिस डब्बे को ट्रबल शूट करना चाहो वहां से कर सकते हो। आपको बार बार हर जगह जाना नहीं पड़ेगा, और वहां से आप विजुलाइज कर सकते हो कि मेरी कौन से लिंक डाउन है, कहाँ पे राउट आ रहा है, कहाँ पे राउट नहीं आ रहा है। आप वहां से वी स्मार्ट को एक्सेस करके आप वहां सारी राउटिंग देख सकते हो। तो इस तरीके से एक तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो ट्रबल शूटिंग है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। आपको जैसे अब ये नेटवर्क है, इस पे कोई मॉनिटरिंग करना है तो आपको अलग टूल खरीदना पड़ेगा मॉनिटरिंग के लिए, उसमें टूल इनबिल्टेड है, आप वी मैनेज पे करोगे आपको सारा लाइव नेटवर्किंग ट्रैकिंग दिख जाएगा, तो वो सारी चीजें आपको फिर से कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, आपको टूल समझने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने समझ गए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां मिल गई, तो वो भी आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप वी मैनेज को वहां से भी सीख सकते हो, तो ये एक अलग बेनिफिट हो गया आपका। और इसके अलावा जो आपको मैं बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तो आपको अगर 200 डब्बे हैं तो 200 पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो वो भी आपके लिए एक चैलेंज है, कॉम्प्लेक्सिटी है। आप बैठे बैठे एक डब्बे पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। सपोज करो कि आपको आईओएस अपग्रेड करना है इन राउटर्स का, तो कैसे करोगे? आपको एक एक डब्बे का आईओएस अपग्रेड करना पड़ेगा करके। अगर मैं यही आईओएस अपग्रेड वी मैनेज के साथ करता हूँ तो जितने डब्बे मेरे पास हैं उनको मैं एक बार में सिलेक्ट करूंगा। देखो ऑपरेशन में गया, यहाँ पे कहाँ है,
एक मिनट, ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया और मेरे जितने डब्बे हैं मैं इनको सिंपली सिलेक्ट करूंगा। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसमें रीड ओनली एक्सेस है, बट मैं दिखाऊंगा और एक बार मैं सबका आईओ सेपरेट कर दूंगा। तो ये एक बेनिफिट्स है। तो इस तरीके से आपके जितने भी प्रॉब्लम्स थे, मतलब जो वैन में जो आपको मैनुअल वर्क ज्यादा कराता था और आपको ज्यादा ट्रबल शूटिंग कराता था, वो सारी चीजें आपकी कम हो जाती हैं। इससे आपकी एसडी वैन की कॉम्प्लेक्सिटी है जो लोअर हो जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लोअर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है पंकज जी? यस सर, यस। ठीक। थैंक ओके, यू। कोई और क्वेश्चन किसी के पास, या इसको स्टॉप करें अभी? बताइए आप लोग, अगर नहीं है तो इसको हम करते हैं, फिर हम कनेक्ट करेंगे, अगले क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोग को। सर वो ठीक है। एनआरसी का हाँ, बैच होता है जो शाम को, वो कितने बजे स्टार्ट होता है? एक बार हम अभी ऑफलाइन बात कर लें। अभी कल तो हमने उसका डे 1 क्लास किया था, ठीक है। मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि कितने इनरोलमेंट हो गए, उस हिसाब से हम सबसे बात करके टाइमिंग डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि हम उसको दोपहर में कर लें और शाम में भी कर लें, लेकिन वीकेंड पे ही करेंगे उसको, ठीक है, एनआरसी का। ओके। ठीक है। वो यूट्यूब पे लाइव रहेगा ना सर? एनआरसी के कुछ सेशन यूट्यूब पे लाइव रहेंगे, सारे नहीं रहेंगे। ठीक है। चलो ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, आपको लाइव सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, जब भी लाइव होगा तो जो जो ठीक। टॉपिक का लाइव होगा मिल जाएगा। ठीक है। बट कुछ ठीक। क्लासेस क्लोज भी होंगे, मतलब 80% 90% क्लासेस क्लोज ही होंगे, ठीक है। कुछ फ्री क्लासेस, कुछ टॉपिक बाय टॉपिक ऑन डिमांड पे हम लाइव करते हैं, बाकी चीजें क्लोज ही होता है। ठीक है पंकज जी? ओके सर। ऑल राइट दोस्तों, सी यू, फिर मिलते हैं, ठीक है, एक नए टॉपिक नए डिस्कशन के साथ, इसी के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।